इंटर टेस्ट में आपको डिफ़िकल्टीज़ हुई थी क्योंकि नस्ट में भी और फास्ट में भी ज़्यादा स्टूडेंट यही प्रॉब्लम होता है कि यार हम ए लेवल्स के हैं तो फास्ट का टेस्ट कैसे पास करेंगे, नस्ट का टेस्ट कैसे पास करेंगे। अच्छा, ये बड़ा एक वैलिड कंसर्न है स्टूडेंट्स का। मैंने अभी तक पढ़ा भी है, सुना भी है कि फास्ट का रगड़ा बड़ा मशहूर है। इवन कुछ लोग तैयारी भी करते हैं लेकिन उनके मार्क्स वो मिड्स में नहीं आते। उसका सिंपल सा आंसर है, लेकिन लोग सुनते हैं सिंपल तो उन्हें ना असल में लगता नहीं है कि यार ये इतना सिंपल है। स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रही, वो समझना चाह रहा है लेकिन समझ उसको नहीं आ रही, तो उसका क्या करें, उसको वो क्या करे स्टूडेंट, तो वो प्रैक्टिस कहाँ से करें ड्राई रन्स की, ये तो बताएं ना ज़रा। प्रैक्टिस के लिए अब एक रिसोर्स मुझे याद आ रहा है। रट्टे वाला स्टूडेंट किस तरह अप्लाई करेगा या इस फेज़ में कैसे वो ट्रांजिशन करेगा। चैट जीपीटी को स्टूडेंट क्या जो प्रोग्रामिंग स्पेशली कर रहा है वो उसको यूज़ करना चाहिए या क्या करना चाहिए, उसके बारे में गाइड। चैट जीपीटी के लिहाज से मैंने दोनों दुनिया देखी। जो स्टूडेंट्स अभी यूनिवर्सिटी में आए हैं उनको फोकस किस पर करना चाहिए, और आपके अगर स्किल्स हैं फॉर एग्जांपल तो आपने कैसे हासिल की। मैं ये नहीं कभी भी कहता एक बंदे को कि यार आप जीपीए को टारगेट करो, जीपीए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी भी किसी को मैंने आज तक नहीं। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह अपना पोर्टफोलियो बना किसी को दिखा सकें कि सर ये मेरी सीवी है, ये मेरा काम अभी तक है। कि एक बड़ी छुपी हुई बात है जो कि ना लोग ओपनली नहीं करते। मैं कर देता हूँ ओपनली क्योंकि ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। स्टूडेंट कैसे अपने आप को यार उस नर्वसनेस खत्म करें, कॉन्फिडेंस कैसे लाएं। आपको अपना जो भी थॉट है अगले बंदे तक पहुंचाना बेहतर आना चाहिए। एक स्टूडेंट की वार्निंग आती है तो वार्निंग आने के क्या रीजंस हो सकते हैं, तो नए स्टूडेंट्स को आप क्या बताएंगे कि भाई वार्निंग से कैसे बचना है। कहते हैं जी टॉपर्स की कोई सोशल लाइफ नहीं होती, कोई सोसाइटीज़ वो ज्वाइन नहीं करता। आपने मेरी पर्सनैलिटी जज कर ली है। सोसाइटीज़ वगैरह के बताएं ना, आपने कौन सी सोसाइटीज़ ज्वाइन की हुई हैं और क्या रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को। FQSS सोसाइटी जो है, फास्ट कुरान एंड सुन्नत सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट फ़खर अब्बास। आज का जो पॉडकास्ट हमारा है वो है यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में कि जब कोई भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में इंटर होता है तो उसको अपना टाइम कैसे स्पेंड करना है और कैसे अपना जीपीए मेंटेन करना है, और सबसे बड़ी बात एक अच्छा जीपीए कैसे सिक्योर करना है। क्योंकि राइट आफ्टर ग्रेजुएशन जो पहली आपकी जॉब होती है उसमें मेजॉरिटी जगह पर जीपीए पूछा जाता है। फर्दर मोर अगर आपने स्कॉलरशिप हासिल करनी है तो उसके लिए भी जीपीए क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो इसलिए हमने इन्वाइट किया है अपने एक ब्रिलियंट स्टूडेंट को। इनका नाम है अली नवीद और ये फास्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, 22 बैच के और 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, और माशाल्लाह इनका 3.98 जीपीए है और पूरे कैंपस में बल्कि पूरे बैच में हाईएस्ट जीपीए माशाल्लाह इनका है। तो तारुफ कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम, क्या हाल है आपके, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सर पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। इस पॉडकास्ट का मकसद भी यही है कि हम लोग स्टूडेंट्स के लिए एक वो इन्फॉर्मेशन जो कि आम तौर पे उनके लिए अवेलेबल नहीं होती वो अवेलेबल कर दें। इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद होगी और कोशिश भी होगी कि मैं जितनी अच्छी चीज़ें इसमें शेयर कर सकता हूँ जिससे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके वो मैं करूँ। ठीक है। अच्छा अली भाई, सबसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपने प्री इंजीनियरिंग की है कि ए लेवल्स किया है? मैंने ए लेवल्स किया है। ठीक है। और फास्ट में अभी जैसे आपने बताया मैं 5th सेमेस्टर में हूँ तो मुझे तकरीबन 2 साल हो गए। जैसा मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ आपका नेक्स्ट सवाल यही होगा कि ए लेवल्स किया है तो उसके रिलेटेड कि लोग कहते हैं कि FSC वाले बेहतर हैं। हाँ, पहले चीज़ तो ये है कि इंटर टेस्ट में आपको डिफ़िकल्टीज़ हुई थी क्योंकि नस्ट में भी और फास्ट में भी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना एडमिशन टेस्ट जब कंडक्ट करती हैं तो ए लेवल्स वाले स्टूडेंट बड़े स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट यही प्रॉब्लम होता है कि यार हम ए लेवल्स के हैं तो फास्ट का टेस्ट कैसे पास करेंगे, नस्ट का टेस्ट कैसे पास करेंगे। तो इसके बारे में आपने कैसे प्रिपेयर किया था, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। अच्छा, ये बड़ा एक वैलिड कंसर्न है स्टूडेंट्स का कि अक्सर स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि ए लेवल करने के बाद स्पेशली मैथ्स के अंदर बड़ा मुश्किल होता है। तो उसकी ऑब्वियसली यही रीज़न है कि ए लेवल्स के अंदर जो फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री है तो उसके अंदर हम 5 से 8 फंक्शंस अगर हमने पढ़े हैं, 8 फार्मूला पढ़े हैं, तो FSC वाला बच्चा उसी तरफ 20-25 फार्मूलाज और उससे काफ़ी ज़्यादा पढ़ लेता है। तो मैंने पर्सनली तैयारी की थी, किप्स की एक सीरीज़ है फंक की, उनकी बुक्स आती हैं, 7 से 8 बुक्स होती हैं। उसके अंदर IQ का, ये मैथ्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारी उन्होंने सीरीज कवर की भी। उसमें MCQs, लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ होते हैं। तो उसके साथ साथ मैंने FSC की, क्योंकि मैं A लेवल्स का स्टूडेंट हूँ और अगर कोई A लेवल्स वाला सुन रहा है तो उसके लिए ये टिप ही है कि आप FSC की बुक्स को भी कवर कर सकते हो। तो मैंने FSC की बुक्स भी खरीदी थी सारी। उनमें मैंने मैथ्स फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि अक्सर हम जब अप्लाई करते हैं तो मैथ्स और फिजिक्स हो गई, इनकी ज़्यादा वेटेज होती है एंट्री टेस्ट में। इंग्लिश वगैरह की वेटेज कम होती है। तो उसके अंदर फिर मैंने बुक के अंदर जो मुझे इंपॉर्टेंट सेक्शंस लगे मैंने उनको हाईलाइट किया, उनको ज़्यादा स्टडी किया और वही किप्स की सीरीज़ की बुक के अंदर जितने मैं प्रैक्टिस कर सकता था उसमें किए। उसमें और भी बहुत सी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। जो मेरे स्टूडेंट्स वगैरह जो मेरे थे उस टाइम आसपास वो बता रहे थे, तो वो लोग उसमें PDF फाइल्स, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। तो लेकिन मेरे लिए ये 2 काफ़ी रहे हैं क्योंकि मैंने
नस्ट में भी अप्लाई किया था मैंने, फास्ट में भी अप्लाई किया था। नस्ट में मेरा दाखिला नहीं हुआ था मैंने टारगेट यही रखा हुआ था कि मैं नस्ट जाऊंगा। फास्ट में आना मेरा टारगेट नहीं था, लेकिन नस्ट में एडमिशन नहीं हुआ, फास्ट में हो गया था, तो फिर मैं फास्ट में आ गया। अच्छा, ज़बरदस्त, अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। अच्छा, ज़्यादातर क्योंकि रैंकिंग वाइज देखा जाए तो हर स्टूडेंट नस्ट को प्रेफर करता है, ठीक है, लेकिन आईटी में फास्ट का बहुत बड़ा नाम है, जो कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट जितने भी हैं, जितने कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स हैं, तो ये ऐसा क्यों है? सुनी सुनाई बात है या नस्ट में आप क्यों जाना चाहते थे? सर ये एक बहुत बड़ा कह लें हमारे ना मुआशरे में, ये हर बंदे से आप जाके पूछेंगे ना कि यार आपने अगर सीएस में जाना है या आपने किसी यूनिवर्सिटी में बेसिक जाना है, आप सीएस का ना पूछें, आपने यूनिवर्सिटी में जाना है, सही है, आपने किस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो बच्चों का मेजोरिटी का आंसर नस्ट ही होता है। एप्लीकेंट्स में मुझे ये लगता है फास्ट के पास भी थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स आते हैं, लेकिन नस्ट के पास ज्यादा आते हैं। उसकी प्राइमरी रीजन ये है कि नस्ट के पास अगर जो फैसिलिटीज आप कंपेयर करें, नस्ट के पास फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा है और उतनी फास्ट के पास नहीं है, जिसके अंदर ग्राउंड्स भी हैं, जो इवेंट्स उनके होते हैं, जो उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा बना हुआ है। और ये चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करती है स्टूडेंट को कि एक तो हमारी सोशल लाइफ बनेगी, हमारी कैंपस लाइफ होगी, हम इंजॉय करेंगे, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम बंदे को बहुत अच्छी लग रही होती हैं। बंदा ये तो नहीं सोचता कि यार मैं ऐसी यूनिवर्सिटी जाता हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा फ्यूचर में बेनिफिट देगी। हम करंट सोचते हैं, अभी का सोचते हैं, और अभी भी हमें नजर आ रहा होता है यार हमने एंजॉय करना है और एंजॉयमेंट हमें नस्ट में मिल जाएगी। अच्छा, तो प्राइमरी एक बच्चे का ये एक बना होता है परसेप्शन कि मैंने नस्ट में जाना है। अच्छा, तो आपके ज़रा कोई क्लासमेट्स होंगे जिनका नस्ट में एडमिशन हुआ होगा, ऑब्वियसली बात है। तो फास्ट में अब आपने 2 साल गुजार लिए हैं, 3rd ईयर आपका स्टार्ट है माशाल्लाह। क्योंकि जो मैंने अभी तक पढ़ा भी है, सुना भी है कि फास्ट का रगड़ा बड़ा मशहूर है और कुछ लोग भागते हैं इससे कि फास्ट का रगड़ा है, आई कांट सर्वाइव इन फास्ट, इस वजह से वो नस्ट में जाते हैं। इवन मैं कुछ स्टूडेंट को जानता हूँ लिटरली कि वो कैपेबल थे, लेकिन फास्ट में भी उनका हो गया, लेकिन वो डर की वजह से नस्ट में चले गए कि नस्ट में थोड़ा सा रिलैक्स काम है, जीपीए भी आराम से आ जाता है। तो क्या आपको वो लगता है कि नस्ट में आपके क्योंकि क्लासमेट भी हैं, तो अभी 2 साल बाद वो किस स्टेज पर हैं आप, तो कोई कंपैरिजन कर सकते हैं आपके फास्ट में क्या ऐसी चीज़ है जो उधर नहीं है? या जी सर, उसमें मैं अपना ओपिनियन ही दे सकता हूँ। अब मैं इसमें अगर कोई बात बोल दूं कि नस्ट के कुछ लोग सुने, उनको लगे कि मैं नस्ट के खिलाफ बात कर रहा हूँ या फास्ट की ज्यादा सपोर्ट में बात कर रहा हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये सारी चीजें जो मैं बोलने वाला हूँ, जो मैं शेयर करने वाला हूँ, वो मैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने आसपास के लोगों से सुनी है, हो सकता है मैंने लिमिटेड सुना हो सकता है मेरे पास कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना आई हो, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। तो बाद में कोई मेरे पे ये ब्लेम डाल दे कि नहीं आप तो ये बात कर रहे थे कि नस्ट में ये है, फास्ट में ये है, तो उसमें ना पढ़ने के लिए मैं ये पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। तो उसके बाद ये है कि ऑब्वियसली बच्चे भागते हैं फास्ट से, और ये बड़ी मशहूर बात है कि फास्ट में एक रगड़ा है और वो आपको एक टफ प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं, लेकिन उसकी एक रीजनिंग भी है और बहुत अच्छी रीजन है। ऑब्वियसली आपको अपने आप को तैयार करना है इंडस्ट्री के लिए। अब इंडस्ट्री के अंदर अगर आपसे आउटपुट आपसे मांगी जा रही है इतनी, और फास्ट में आप मौजूद हो, और फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है कोई भी और वो आपको तैयार कर रही है इतने के लिए, तो ऑब्वियसली आप इतना तक तो नहीं इंडस्ट्री में आउटपुट दे पाओगे। स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होंगे और आपके लिए आप वहां पे अड़ जाओगे कहीं ना कहीं, आपको मसले ज्यादा होंगे। फास्ट का इसीलिए फायदा है, आप ये सोच सकते हो कि यार मैंने सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेनी है, तो आप कहीं भी चले जाओ, वो तो पाकिस्तान में इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटी है, अगर तो आपको सिर्फ डिग्री चाहिए, लेकिन अगर आपको डिग्री चाहिए जो कि आपको इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के लिए तैयार करे, तो आपकी टारगेट होना चाहिए कि यार मैं सबसे रगड़े वाली जगह पे जाऊं। ये बंदे को यही चीज सोचनी चाहिए कि अगर बंदा ऐसी जगह जाएगा जहां पे रगड़ा सबसे ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली आपको लर्न करने को ज्यादा मिलेगा, आप तैयार अच्छे होगे। एक स्किल अब कोई बंदा है, कोई इंडस्ट्री के अंदर बैठा है, वो कंपनी चला रहा है, उसको एक अपना एम्प्लॉय चाहिए जो उसको एक वेबसाइट बनानी है फॉर एग्जाम्पल, वो चाहता है कि ये मुझे एक दिन में बेस्ट क्वालिटी मिल जाए। अब वो किसको चूज करेगा? एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बच्चे को जो बिल्कुल रगड़े से गुजरा नहीं है, या एक ऐसी यूनिवर्सिटी को जिसको इंडस्ट्री वाले को भी पता होगा यार इस बंदे ने बहुत रगड़ा फेस किया है, सही है, 2-3 साल, तो वो ऑब्वियसली उसे चूज करेगा। तो आपको एक बेनिफिट ये मिलता है। अब मैंने अपना एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने नस्ट की कुछ असाइनमेंट्स वगैरह देखी हैं, तो उन पे मैं डायरेक्ट कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ असाइनमेंट्स और कुछ प्रोजेक्ट्स उनके मैंने देखे हैं जो कि बहुत ही आसान थे, जो अब हो सकता है मैंने इतना फास्ट में देख लिया कि मुझे लग रहा हो आसान है, लेकिन उनकी असाइनमेंट हमारी ऐसी होती थी जैसे हमारा लैब टास्क है। लैब टास्क आपने 2 घंटे में करना होता है, असाइनमेंट हफ्ते में करनी होती है, तो उनकी असाइनमेंट ऐसी थी कि हम 2 घंटे में कर लें। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो मुझे फील हुआ। अच्छा, अब हम थोड़ा स्विच करते हैं। ये है कि जो स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन अभी हो चुका है, जो फास्ट में है, नस्ट में है, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं,
तो क्योंकि आप एक ट्रांजिशन फेज होता है, आप एनुअल सिस्टम से सेमेस्टर सिस्टम में आ रहे होते हैं, तो उसमें क्योंकि ऑल टुगेदर असेसमेंट का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, तो मैं काफ़ी रिमार्क्स स्टूडेंट का पढ़ रहा था कि स्टूडेंट्स बड़े कुछ अपसेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार हर रोज़ क्विज, आए दिन असाइनमेंट, और जब मिड्स होते हैं तो बहुत थोड़ा टाइम होता है उनकी प्रिपरेशन का, और इवन कुछ लोग तैयारी भी करते हैं लेकिन उनके मार्क्स वो मिड्स में नहीं आते और बड़े परेशान होते हैं कि यार मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। तो आप अपनी टेक्निक बताएं कि आपने कैसे एडजस्ट किया था इस फेज़ को, और इतना, और फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 4/4 माशाल्लाह GPA था, तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल, यानी आपने कैसे उसको सारी चीज़ें की? से उसका बड़ा सा सिंपल सा आंसर है, लेकिन लोग सुनते हैं सिंपल तो उन्हें ना असल में लगता नहीं है कि यार ये इतना सिंपल है। हाँ। और लोगों को लगता है कि यार ये ना कोई बात छुपा रहा है, सही ये है। पूरी बात बता नहीं रहा। लेकिन बाय गॉड यही आंसर है और यही तरीका है कि आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। फास्ट के अंदर आओ या आप कहीं भी यूनिवर्सिटी में जाओ ना, अब हर स्टूडेंट मैं लिख के दे सकता हूँ उतनी मेहनत नहीं करता जितनी मैट्रिक में, FSC में, O लेवल में, A लेवल में करता होगा। ये अपने जो भी बंदा ये वीडियो भी देख रहा है ना, वो अपने आप से पूछ ले ये चीज़, क्या मैं अगर यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ और मैं यूनिवर्सिटी में अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर फॉर एग्जांपल गुजर गया है, क्या मैंने उस फर्स्ट सेमेस्टर में उतनी ही मेहनत की जितनी मैंने OA लेवल में की? ऐसा नहीं होता, बिल्कुल कभी भी नहीं करते आप उतनी। आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे बड़े होते हो, इस लाइफ में इस प्रोसेस से गुजरते हो, तो आप थोड़ा थक भी जाते हो, थोड़ा सा आप कहते हो यार अब रिलैक्स हो जाते हैं, अब बहुत मेहनत हो गई, तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्ट्रगल कम कर देते हो। ये एक बड़ा नेचुरल प्रोसेस है। अब फास्ट में आके मेरे दिमाग में भी यही था कि मैंने भी कम की, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की मैं उतनी कम ना करूं। तो उसमें मैंने अपने जो टारगेट्स रखे थे मैं आपसे वो शेयर कर देता हूँ। पहला मेरा टारगेट होता था कि मैंने कोई लेक्चर मिस नहीं करना। अब ये यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आते हैं, उनके दिमाग में ये बड़ा कॉमन ट्रेंड होता है, उनको लगता है यार यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे शुगल मेला है, मजाक चिल माहौल है, टीचर अटेंडेंस का पूछता नहीं है, घर वालों को फर्क नहीं पड़ता, आप आगे यूनिवर्सिटी में एंजॉय करो। आप एंजॉय करने नहीं आए हुए, आप अपने आप को एक लंबी जर्नी का पार्ट बन गए हो 4 साल की, और उसके अंदर आप उस कश्ती पे सवार हो गए हो। अब आपने ये नहीं करना कि आपका जब दिल करेगा आप क्लास में जाओगे, जब दिल करेगा आप नहीं जाओगे। यार आप 30,000 रुपए पर सेमेस्टर पर कोर्स का दे रहे हो अगर, तो वो आप वेस्ट तो ना करो ना। तो अगर आप सारी क्लासेस लें और क्लास में सोए नहीं, टीचर की बात सुन लें, अगर वो आपसे 30-25 मिनट अगर एक अच्छी बात कर रहा है, तो उससे फायदा ये होगा कि वही टॉपिक्स जो टीचर आपको एक बार पढ़ा रहा है आपको घर जाके दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आपका वक्त बचेगा। वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, आपने अपना टाइम बचाना है। आप क्लास में अगर नहीं जाते या क्लास में टीचर की बात नहीं सुन रहे और आप वापस घर जाके उसको दोबारा तैयार करोगे, आपका डबल टाइम लगेगा। घंटा आपने क्लास में वेस्ट किया, घंटा आपने घर आके काम वही किया, 2 घंटे में हुआ वही काम। अगर आप पहली बार अटेंटिवली क्लास में कर लेते तो आपका टाइम वेस्ट ना होता। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, अगर वो भी सुन रहा हो तो, मेरा अपना क्लास फेलो है, उसने अपने और भी टारगेट्स हैं, उसके और भी काम होते हैं, तो वो घर जाके तैयारी करता ही नहीं। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ वो तैयारी करता है। क्लास में एक बार टीचर ने बात की, उसने प्रॉपरली लिख ली, उसने समझ ली और 8 बार सवाल करके टीचर से क्लैरिफाई कर लिया। अब उसका फायदा ये है कि उसका टाइम बचता है, एक बार तैयारी हो गई तो हो गई, और वो टाइम फिर वो कहीं और यूटिलाइज कर लेता है, प्रैक्टिस में यूटिलाइज कर लेता है। तो एक तो आपने वक्त बचाना है अपना, तो उसके लिए आपने क्लासेस लाजमी लेनी है। दूसरी चीज ये है कि आपने GPA बढ़ाने के लिए अपना तैयारी का जो मेथड है ना, आपने वो चेंज करना है। उसमें जैसे आपने मेंशन किया कि एनुअल सिस्टम में और सेमेस्टर सिस्टम में बहुत फर्क है। एनुअल सिस्टम में आप पूरा साल कहीं नहीं आप एनर्जी लगाते, आप कभी कभार इधर उधर पढ़ लिया, बस 2 महीने रह गए एग्जाम से पीछे, आपने जी फुल ऑन पकड़ लिया आपने तैयारी। अब आपने हर एक चीज देखनी है, टेस्ट सीरीज देनी है, हाँ आपने हर चीज देखनी है। लेकिन अब ये वाला काम यहाँ नहीं चलेगा। सही है। अगर आपके फाइनल के यहाँ पे 50% एब्सोल्यूट है ना, मतलब 50% मार्क्स आपको फाइनल से मिल रहा है, तो बाकी का 50% आपका आधा ग्रेड ड्यूरिंग द सेमेस्टर आपने जो काम किया उससे मिल रहा है। उसमें आपकी असाइनमेंट्स हैं, क्विज हैं, होमवर्क्स हैं, कोई टास्क हैं, क्लास एक्टिविटी है, कोई भी चीज़ है, प्रेजेंटेशंस भी हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ों की तैयारी आपने ऑब्वियसली साथ साथ करनी है। अब आप एट दी एंड आप आखिर के लिए तो नहीं छोड़ सकते, उनको आपने मेंटली रेडी रहना है कि अगर मैं क्लास छोड़ूंगा, हो सकता है इस क्लास में आज टीचर ने क्विज लेनी थी, तो आपकी क्विज रह जाएगी। सही है। तो क्विजेस सरप्राइज भी होती हैं, तो टीचर कभी भी ले सकता है, हो सकता है वो अनाउंस ना करे। अब अक्सर लोग ये नहीं सोचते, क्लास में लेट जाएंगे, 15 मिनट लेट हो गए, पहले 15 मिनट में क्लास में टीचर ने क्विज ले ली, तो अब आपका क्विज तो रह गया, आपके एब्सोल्यूट तो रह गए।
तो क्लास की जब आप हैबिट एक बना लेते हैं ना कि मैंने क्लास लेनी, आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप नर्ड बन गए हो, आप एक किताबी कीड़े बन गए हो कि अब से आपने किताबों में रहना है। नहीं, आपके पास वक्त बचेगा, क्लास लेने से आपके पास वक्त बचेगा ताकि आप सोशलाइज कर सको, दोस्तों के साथ पार्टिसिपेट कर सको, एक्टिविटीज में कर सको। आप क्लास नहीं लेते ना तो आपकी सोशल लाइफ भी इफेक्ट होती है। आपको लग रहा है कि मैं सोशली ज्यादा इंजॉय कर रहा हूँ क्लास ना लेके, लेकिन फिर बाद में आप उसके रिप्रकशंस फेस करते हो। पहली क्लास ले लो, बाद में सोशल लाइफ भी इंजॉय करो और बाकी चीजें भी अपनी चलाओ। अच्छा, इसमें ठीक है, आपकी बातें सारी ज़बरदस्त हैं। मेरा कंसर्न एक ये है कि अब लेट्स सपोज आपकी क्लास नॉर्मली, क्योंकि कोर्सेज भी होते हैं, लैब्स भी चल रही होती हैं, तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए अब देखें, आप जितनी अटेंशन से क्लास ले रहे हैं तो सब लोगों का स्टैंडर्ड और हैबिट वो नहीं है, और इतनी अटेंटिव लेना 1.5 घंटे की क्लास ये भी पॉसिबल नहीं होता नॉर्मली, ठीक है। और ड्यू टू सम रीजंस कुछ बंदे लेट भी क्लास में आ जाते हैं। एक तो कैजुअल होता है ना, एक बंदा के पास रूटीन बना लिया कि लेट जाना ही है, ठीक है, अटेंडेंस के लिए लोग जा रहे होते हैं। लेकिन अब एक जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है जिसको क्लास में समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन आपने बोला कि क्लास में अटेंटिव आप बैठे, क्लास समझी और आपका टाइम सेव हो गया, घर में जाके बस 10-15 मिनट देखना है और आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा और वही आपको आगे एग्जाम में भी हेल्प करता है। लेकिन एक स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रही, वो समझना चाह रहा है लेकिन समझ उसको नहीं आ रही, तो उसका क्या करें, उसको वो क्या करे स्टूडेंट? जैसे इसमें ये है कि मेरे साथ भी अक्सर ये होता है कि मैं एक लेक्चर अगर प्रॉपरली नहीं सुन सका या किसी वजह से रह गया, तो अगला टीचर जो लेक्चर स्टार्ट करता है ना, वो पुराने वाले से आगे ही करेगा। सही है। तो आप अगले वाला भी प्रॉपरली नहीं सुन पाते क्योंकि आपने पिछले वाला मिस किया होता है। तो आपका ये बड़ा एक जेन्युइन कंसर्न है कि किसी भी वजह से हो सकता है, हमारे साथ भी होता है। तो उस पे आप यही कर सकते हो कि आप अपना एक ऐसा स्केड्यूल बनाएं कि आप उन टॉपिक्स को जितना जल्दी हो सके आप रिवाइज कर लें, या वीकेंड के ऊपर आप कवर कर लें, रिवाइज कर लें। और एक अगर ऐसे स्टूडेंट की बात की जाए जो कि क्लास में बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा, उसको टीचर की हो सकता है टीचर के साथ टीचर इस तरह पढ़ा रहा है कि उसका मिजाज मुख्तलिफ है बिल्कुल समझने का। कुछ हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, कुछ लोग देख के ज़्यादा अच्छा समझते हैं, कुछ को सुनने में ज़्यादा अच्छी समझ आती है। अगर मेरी बात की जाए तो मेरा हर बंदे का अपना तरीका है पढ़ने का। मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट पढ़ी हुई है। अच्छा, आजकल का सबसे बड़ा हैरानकुन बात यही है कि यूट्यूब इतनी बड़ी, आपके पास इतना बड़ा रिसोर्स है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हर एक दुनिया की चीज़ आप वहाँ से सीख सकते हो। ऑब्वियसली टीचर्स का और क्लासरूम्स का एक फ़ायदा होता है, आपके पास एक 1-on-1 आपको अपना क्वेश्चन पूछने का मौका मिलता है, ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी आती है और वही काम जल्दी हो जाता है। लेकिन यूट्यूब पे जितना देर लगती है तो, लेकिन यूट्यूब पे कुछ अच्छी प्लेलिस्ट होती हैं, आप ज़रा अपने दोस्तों से पूछ लें, खुद रिसर्च कर लें, वो आपको मिल जाती हैं। उसके अलावा फास्ट के अंदर मैं अपने नोट्स भी बनाता हूँ और मैं स्कैन करके वो भी शेयर करता हूँ जूनियर्स के साथ भी। तो उनसे अगर आपने फ़ायदा लेना है आप नोट से फ़ायदा ले सकते हैं। और जहाँ तक तैयारी की बात है, तैयारी में एक स्टूडेंट है जिसको क्लास में समझ नहीं आई प्रॉपरली और उसके पास अब टाइम कम रह गया, अब उसने फौरन तैयारी करनी है, एग्जाम नज़दीक आ गया, ये भी बड़ा एक पॉपुलर सिनारियो होता है, अक्सर लोगों के साथ यही मसला होता है। तो उसके लिए वो ये कर सकता है कि सबसे पहले पास्ट पेपर्स की तरफ भागे। क्योंकि कहाँ से लेगा? पास्ट पेपर्स लेने के लिए बेस्ट सोर्स है कि आपने फास्ट इवेंट्स के नाम से मल्टीपल, जैसे फास्ट के भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं होंगे तो फेसबुक ग्रुप्स होंगे, कहीं ना कहीं कोई सोशल मीडिया पे ग्रुप होगा। सही है। जहाँ पे स्टूडेंट्स डिस्कशंस कर रहे होंगे, अब आपस में बात कर रहे होंगे, तो स्टूडेंट लिंक्स शेयर कर देते हैं। हमारे पास भी इसी तरह आए हैं कि ड्राइव पे लिंक्स शेयर हो जाते थे। एक सेक्शन होता था फास्ट इस्लामाबाद के पास्ट पेपर्स का, लाहौर कैंपस के पास्ट पेपर्स का, अलग अलग कैंपसेस के। तो उन पास्ट पेपर से जितनी अच्छी आपकी एग्जाम्स की तैयारी होती है और वो कहीं से नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट्स पे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, और भी बहुत से सोर्सेज हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट पैटर्न आपको पेपर में आएगा वो वही वाला आएगा जो कि पास्ट पेपर्स में आ चुका है। तो उससे ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चंस आप कहीं और से निकाल नहीं सकते जो आपके पेपर में आने वाले हैं। सही है। तो वो आपको बेस्ट तैयारी करवाते हैं। तो एग्जाम्स में अगर 2-3 दिन या 4 दिन रह गए हैं तो आप उठाएं पास्ट पेपर्स अपने टॉपिक का, एक क्वेश्चन हर टॉपिक से एक प्रैक्टिस कर लें, तो वो आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग अभी जो पहले बैच के स्टूडेंट्स हैं जिनका पहला सेमेस्टर है, तो वो एक्सेस कैसे करेंगे? उन ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे? उनको कैसे पता चलेगा कि यार यहाँ से ग्रुप सर्च करना है? वो ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए एक बेस्ट तरीका यही है कि वो अपने सीनियर्स को रीच आउट करें। अब फ्री टाइम में हर बंदे के एक्वेंटेंसेस होते हैं, इधर उधर से जान पहचान हो जाती है, किसी भी सीनियर को आप मैसेज करें, क्योंकि वो सीनियर 1 साल गुजार चुका है ना, तो वो लाजमी बात है कि वो उस पास्ट पेपर वाले डिस्कशन से गुजरा होगा, उसे पता होगा कहाँ से मिल रहे हैं। गिटहब के ऊपर जो बड़ा फेमस प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी रिपोजिटरीज बनाई हैं बच्चों ने, वहां पे भी अपलोड किए हैं पास्ट पेपर्स, ड्राइव पे भी किए हैं, उसके लिंक्स बना के बच्चे आपस में शेयर करते रहते हैं। टीचर शेयर क्यों नहीं करते पास्ट पेपर?
अब ये एक बड़ा एक जनरल तमाम कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन मैंने ये अभी तक देखा अपने 5 सेमेस्टर्स में। जनरल बात करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, किसी टीचर्स यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, शेयर नहीं करते। अभी तक मैंने जितनी सेमेस्टर्स में कोर्सेज पढ़े हैं, एक ही कोर्स था जिसके अंदर टीचर ने 5 पेपर शेयर किए हैं, उन्होंने गूगल क्लासरूम के ऊपर लगा दिए थे, लेकिन मेरे ख्याल से उसके अलावा आज तक किसी ने नहीं किए। और इसमें अब टीचर की अपनी रीजनिंग हो सकती है कि वो चाह रहा है कि बच्चा खुद से ढूंढे, ऑनलाइन रिसोर्सेज से तैयारी करे, या रीजनिंग कुछ कोई और भी हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपकी बातें टू द पॉइंट है। अब मेरा इसमें कंसर्न ये है कि जो पहले सेमेस्टर का स्टूडेंट होता है, मुझे काफ़ी कंप्लेंट्स मैंने देखी हैं, पढ़ी हैं, और लोगों ने मुझे बताया कि यार फलां टीचर के हमें कख पल्ले नहीं पड़ता। ठीक है, ये हर जगह हर यूनिवर्सिटी में होता है कि आपको एक टीचर ऐसे मिल जाता है जिसकी मेजोरिटी स्टूडेंट को समझ नहीं लगती। ज़ाहिर है जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं मे बी उनके पल्ले कुछ पढ़ रहा हो, लेकिन इन जनरल कुछ स्टूडेंट्स बड़े नाला होते हैं कि यार इस टीचर के ना कुछ समझ नहीं आ रही, और चेंज भी करवाना चाहते हैं, चेंज भी नहीं होता। तो इस सिचुएशन में, क्योंकि जिस तरह आपने बोला यूट्यूब में प्लेलिस्ट पढ़ी है, तो अगर आप फास्ट में पढ़ रहे हैं तो फास्ट के करिकुलम जो है उसके साथ वो चीज़ मैच करे, ये ढूंढना भी स्टूडेंट को नहीं पता होता कि यार टीचर क्या ये पढ़ा रहा है, ये नेक्स्ट टॉपिक ये होगा ये प्लेलिस्ट में, क्योंकि कुछ टॉपिक्स एक प्लेलिस्ट में होते हैं, कुछ दूसरे में होते हैं। तो ये उसका क्या सोल्यूशन है कि जब टीचर ही आपको ऐसे मिले कि कुछ ना समझ आ रही हो और प्लेलिस्ट भी ना पता चले कि यार ये मैच कर रही कि नहीं, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सर, ये भी एक बड़ा पॉपुलर कंसर्न है। ये हमारे साथ भी, मेरे दोस्तों के साथ भी अक्सर हो जाता है। मतलब हम हर बंदे की अपना वही बात है, मिजाज डिफरेंट होता है अंडरस्टैंडिंग का, पढ़ने का। तो मुझे भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन फेस हो तो मैं, वही आपकी बात है कि एक प्लेलिस्ट से कभी कर लिया, कभी एक से कर लिया, लेकिन उसमें यही मसला है कि सारा कंटेंट एक जगह पे कवर्ड नहीं है। तो अब परेशानी यही होती है हर किसी को कि यार मैं सारा का सारा एक साथ कहाँ से करूँ। तो अब फास्ट में इतने ज़्यादा कोर्सेज हैं, हर किसी का एक सर्टेन करिकुलम है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको एग्जैक्ट प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो फॉलो कर रही होगी उसे। उसमें आप यही कर सकते हैं कि जो कि मैंने अभी तक किया है कि आप सर्टेन टॉपिक्स जो आपको ज़्यादा मसला कर रहे हैं, आप उन टॉपिक्स के ऊपर जाके सर्टेन आर्टिकल्स निकाल लें और उनसे गाइडेंस ले लें। अगला टॉपिक आपके जो करिकुलम में टीचर ने शेयर किया है उससे ले लें। और रिसोर्स बुक्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो कोई आप रिसोर्स बुक उठाएं, उसके अंदर की सर्टेन सेक्शंस पढ़ लें। बुक पढ़ना आजकल वो स्टूडेंट्स के लिए वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतने ज़्यादा कोर्सेज हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं जो बर्डन हुई होती हैं। तो सर्टेन सेक्शंस जो आपको समझ नहीं आ रहे, बस उनकी क्लैरिटी के लिए आप वहाँ से पढ़ लें, ठीक है, तो वो काफ़ी होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यार जो अगर हम कोर्स को बात करें, फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं, कि जो ड्राई रन्स होते हैं ना, ये जीना आराम कर देते हैं बंदे का। क्योंकि लैब में आप कोड कर रहे होते हो, उसमें ड्राई रन करके आउटपुट नहीं बता रहे होते, ठीक है। तो लेकिन जो पेपर आपके एग्जाम होते हैं वो पेपर पर होते हैं, मिड एग्जाम घंटे के होते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में 2 घंटे के होते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप देखें ना, अब आपने पेपर पर आउटपुट बतानी होती है या एरर बताना होता है, उसको करेक्ट करना होता है। तो जितनी आप यूट्यूब पर प्लेलिस्ट भी देखें ना, तो ड्राई रन्स वाली प्लेलिस्ट बहुत थोड़ी शाज़ो नादिर हैं। और मैं वैसे ट्राई कर रहा हूँ अपलोड करने के इस तरह के ड्राई रन्स के क्वेश्चंस। लेकिन अब आपने कैसे तैयारी की थी ड्राई रन्स की, और फास्ट में पेपर पास करने के लिए ड्राई रन आपको नहीं आता तो आप हारेंगे फिर? बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर, ड्राई रन्स के लिए ये वैसे शुरू में बच्चा ज़्यादा फेस करता है ये वाला प्रॉब्लम। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जैसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती हैं तो वो फिर इतना बड़ा मसला उसके लिए नहीं रहता। अच्छा, लेकिन ड्राई रन्स का एक ही तरीका है, इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है कि आपने हाथ से खुद प्रैक्टिस उसकी करनी है। कुछ चीज़ें हैं जिसमें बस वो वीडियो से आप देख के नहीं समझ सकते, या किसी की बात सुन के आप नहीं समझ सकते। वो आप जब तक उसको अपने हाथ से गुजारोगे नहीं, तब तक आपको चीज़ समझ नहीं आएगी। और ड्राई रन्स आप जितने, उसमें मैं भी उस खौफनाक टाइम से गुजरा हूँ, तो मुझे अंदाजा है जितने मर्जी कर लो, आप उतना तैयार नहीं हो सकते कि आप कहो कि मैं अब जो भी सवाल आएगा मैं कर लूंगा। नहीं हो सकते। अनएक्सपेक्टेड चीजें आती है पेपर में से। अनएक्सपेक्टेड तो बहुत आती हैं। और वही बात है कि हमने तो जो अभी तक देखा है वो यही है कि कोई पता नहीं होता क्या चीज़ आ जाए। तो वो प्रैक्टिस कहाँ से करें ड्राई रन्स की, ये तो बताया ना जरा। प्रैक्टिस के लिए अब एक रिसोर्स मुझे याद आ रहा है, वो है पाइथन ट्यूटर के नाम से एक वेबसाइट है। उसके ऊपर आपको एक कोड, जब आप उस पर अपना पेस्ट करते हो और उस पर एग्जीक्यूट का बटन क्लिक करते हैं ना, तो एक एरो आ जाता है आपके लाइन के साथ जो करंटली चल रही हो। फिर आप उस पर लाइन बाय लाइन आगे चला सकते हैं। वो डिबगिंग इसी को कहते हैं। डिबगिंग है बेसिकली। वो तो आप स्टूडियो में कर सकते हैं। लेकिन स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो कोड में अगर आप डिबगिंग कर रहे हैं या कहीं कर रहे हैं, तो आप करंटली उसमें ना
डेटा स्ट्रक्चर्स हैं या कोई और एरे वगैरह है ना, तो वो आपको नजर नहीं आती करंटली क्या है। पाइथन ट्यूटर में ना राइट साइड पे एक पैनल होता है जिसमें वो विजुअली दिखाता है। अगर आप कोई एरे या वेरिएबल बनाते हैं तो वो एक एरे का एक एरो लगा देता है और दिखा देता है कि ये वेरिएबल और ये मेमोरी है, और जैसी मेमोरी चेंज होती है ना वहां पे वो इमेज भी चेंज हो जाती है। तो आपको साथ साथ नजर आ रहा होता है कि यार ये कैसे कोड चल रहा है। तो वो एक बड़ा अच्छा रिसोर्स है। और इसके अलावा आगे बच्चे जब कोर्सेज पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह के, तो उसके भी ऐसी विजुअल वेबसाइट्स और भी अवेलेबल हैं जिसपे आप विजुअली देख सकते हो कि यार ये स्ट्रक्चर किस तरह चेंज हो रहा है, इसके अंदर वैल्यूज कैसे मॉडिफाई हो रही हैं। तो वो विजुअली आपको बहुत हेल्प करती हैं। ड्राई रन के अंदर यही है कि आप क्वेश्चन उठाएं, उसको एक बार खुद प्रैक्टिस करें। आपका आंसर गलत आया तो आप वहाँ जाएं पाइथन ट्यूटर में, वहाँ जाके अपना देख लें कि यार इसकी फ्लो कैसे चल रहा था, और उससे आप लर्न कर लें। और वो फिर आप प्रैक्टिस से ही करेंगे। क्वेश्चंस आपने उठाने हैं तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन चाहिए, तो वो जैसे मैंने बताया पास्ट पेपर्स हैं, आप पास्ट पेपर से क्वेश्चन उठाएं, क्वेश्चन की जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लें, और फिर पाइथन ट्यूटर से विजुअली देख लें। ठीक है। अच्छा, अब मैथ्स के कोर्स पर आते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में कैलकुलस भी होता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे होते हैं। तो कैलकुलस का क्या एक क्रैक बताएं, कुछ टिप्स बताएं कि कैलकुलस में आप जब क्लास अटेंड कर लेते थे उसके बाद क्या आप घर में जाके प्रैक्टिस करते थे या वीकेंड पर प्रैक्टिस करते थे? जो कुछ समझ नहीं आती कैलकुलस में, क्योंकि एट टाइम्स असाइनमेंट में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो क्लास में डायरेक्टली उस तरह कवर नहीं होते, एक डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बाकी असाइनमेंट पोर्शन में भी मे भी इस तरह होता हो, तो उसको आप कैसे क्रैक करते थे? वो भी स्टूडेंट को टिप्स बताएं कि भाई अगर एक चीज़ समझ नहीं आ रही क्लास में कैलकुलस की, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, फिर एग्जाम में किस तरह अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए कैलकुलस में भी मैंने ये एक्सपीरियंस किया था कि टीचर जो असाइनमेंट्स वगैरह देते थे ना, उसमें वो ऐसे क्वेश्चंस देते थे जो डायरेक्टली क्लास में कभी भी हमने डिस्कस भी नहीं किए होते थे। कुछ टॉपिक्स हल्के से इधर उधर के होते थे, तो उसका पर्पस भी यही होता था कि टीचर चाह रहा है कि बच्चा खुद से रिसर्च करे, उसकी एक रिसर्च स्किल्स भी डेवलप हों कि वो खुद से जाके ढूंढ सके, चीज़ को समझ सके ऑनलाइन भी, और वो फिर हम सॉल्व कर देते हैं। और मोस्टली क्वेश्चन तो वही क्लास के रिलेटेड भी होते थे। तो एक कैलकुलस के अंदर आपकी बेस टारगेट होती है जो आपने ए लेवल में एफएससी में डेवलप की होती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स मोस्टली वही हैं, डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, ट्रिग्नोमेट्री के, जो आप पहले पढ़ के आ रहे हो। अगर तो आप शुरू से ही अपनी बेस ठीक नहीं रखी हुई आपने और वो उसमें आपकी गड़बड़ है, तो ऑब्वियसली आपको मसला आएगा, आप उतना अच्छा नहीं कवर कर पाओगे। तो अगर तो आपने बहुत अच्छी तरह लेके चलना है कैलकुलस को, तो आप पहले एक बार हल्का सा वो पुरानी चीज़ों को रिवाइज कर लो, उसमें पुराने फार्मूलाज हो गए डिफरेंशिएशन के और एटसेट्रा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जैसे बड़ा तंग करती है, और इस तरह की और चीज़ें। जब आप वो कवर कर लो तो फिर आप एक बार आओ दोबारा क्लास के अंदर, और वो जो क्लास में आप चीज़ें पढ़ रहे हो उनको आप फिर आप आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करो कवर करने की। और कैलकुलस क्योंकि अब ऑब्वियसली मैथ है, वो भी प्रैक्टिस के साथ आती है, और उसमें आप जो रिसोर्स बुक्स होती हैं, जैसे कैलकुलस की थी थॉमस कैलकुलस है, और उसके अंदर अब स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहा है अगर बुक से, तो क्वेश्चन वो प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन बुक के अंदर आंसर्स नहीं गिवन होते। तो एक ये बड़ा मसला है स्टूडेंट के लिए कि यार मैं आंसर कहाँ से देखूँ, मेरा सही आया भी है कि नहीं आया, और अगर आंसर नहीं, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा तो मैं कहाँ से देख के सॉल्व करूँ उसे। तो उसके लिए आप ऑनलाइन जाएं, वेबसाइट्स वगैरह मिल जाएंगी आपको जहाँ सोल्यूशन मैनुअल पड़े हुए हैं, पूरी बुक के सोल्यूशन मैनुअल्स पड़े हुए हैं, और उन सोल्यूशन मैनुअल के अंदर पूरे उसके सोल्यूशंस पढ़ें। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप टीचर से सबसे पहले आप पूछ लें कि यार कि इस सेमेस्टर में हमने कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़नी है, उस टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन मैनुअल ढूंढ के आप निकाल लें, और उस सोल्यूशन मैनुअल से फिर आप अच्छी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे कैलकुलस वगैरह के लिए। अच्छा अली भाई, मुझे एक ये बताएं कि जो ए लेवल वाला स्टूडेंट है, जिस तरह आपने ए लेवल किया है, और कुछ लोग ICS करके आते हैं, कुछ लोग प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के आते हैं, लोग मेरे पास आते हैं कि हम प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, हमें प्रोग्रामिंग नहीं कर पा रहे या समझ नहीं आ रही, तो इसमें आपका एक्सपीरियंस, आपके दोस्त भी होंगे, ठीक है, तो आप क्या फील करते हैं कि वाकई एडवांटेज होता है ए लेवल वाले को? सर इसमें देखिए, मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने ए लेवल के अंदर कंप्यूटर पढ़ी भी नहीं है बिल्कुल। मेरे पास मैंने ऐसे दोस्तों को भी देखा है जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, और मेडिकल वाला इंजीनियरिंग वालों को आउट परफॉर्म कर रहा है, मैंने वो वाले केस भी देखे हैं। अब उसमें बेहतरीन एग्जांपल है कि मेरा अपना जो ऊप का कोर्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बड़ा फंडामेंटल और बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है। उसके अंदर मैंने भी एफर्ट की, मैंने ए लेवल के अंदर इवन कंप्यूटर साइंस पढ़ी भी हुई है, और मेरी बैकग्राउंड नॉलेज उससे पहले, ए लेवल से पहले भी मैं उस पर देखता रहा हूँ, मेरी नॉलेज है बैकग्राउंड की। और मेरा दोस्त है, उसने प्री इंजीनियरिंग की भी, एफएससी का स्टूडेंट है, उसने कभी कंप्यूटिंग वगैरह पढ़ी नहीं है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स में उसने पूरे बैच में टॉप किया था, बिकॉज उसके हाईएस्ट एब्सोल्यूट्स बन रहे थे, मेरे उससे कम थे, मेरे अच्छे थे, मेरा
ऊपर ही था मैं, लेकिन उतने हाईएस्ट नहीं थे मेरे। तो उस बंदे के कैसे ज्यादा आगे कि यार मैंने तो चलो पढ़ी, मैं तो ए लेवल से पढ़ के आ रहा हूँ, ओ लेवल में भी पढ़ी थी मैंने, तो मेरे क्यों नहीं आए। तो उसमें कोई भी बिल्कुल भी ये बात नहीं होती। आपको ना अपने दिमाग में ये हिंड्रेंस नहीं बनानी कि यार मैंने तो पढ़ा नहीं हुआ, पहले बच्चे तो आ रहे हैं उन्होंने पढ़ा होगा। यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको एक कोर्स का नाम है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, वो आपको ऑब्वियसली फंडामेंटल से पढ़ाएंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे, 0 और 1 का बताएंगे, यार ये बिट होती है, कंप्यूटर इस तरह बना था, ये सारा वो आपको बेसिक से लेके चलेंगे। तो ये आप अगर सोचो कि यार वो बंदे ने पढ़ के आई है, वो मेरे से बेहतर कर रहा है, मैं तो कर ही नहीं सकता, तो ये आप अपने लिए खुद ही रुकावट खड़ी कर रहे हो, और इसमें और किसी का कसूर नहीं है, सिर्फ आपका अपना कसूर है। इसको ओवरकम कैसे किया जाए? जो बंदा फील करता है कि देखें, जो जितना मुझे पता है बीइंग टीचर, कि प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो बंदा जिसका, क्यों मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जिसका आईक्यू अच्छा होता है ना, अपने आप को अंडरमाइन करने समथिंग डिफरेंट कि मैं नहीं कर सकता, ये अगर आपने फियर है कि आई कांट डू इट, तो फिर तो आप नहीं कर सकते ना, आपको फियर को ओवरकम करना होगा। अब जो वाकई देखें ना, जब टास्क होता है, लैब टास्क एग्जाम्पल लें, तो एक स्टूडेंट होता है वो 4 टास्क जनाब पौने घंटे में कर लेता है, 45 मिनट्स में कर लेता है, और कुछ लोगों से 3 घंटे में भी नहीं होते। तो वो कहाँ पर लैग कर रहे होते हैं, उनको कैसे उसको टैकल करना है, उसका तरीका बताएं, ताकि वो बंदा जो फील कर रहा है कि यार आई कांट डू प्रोग्रामिंग, तो उसको क्या करना चाहिए फिर? सिर्फ उसके लिए बस यही एडवाइस है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने हैं। इस 4 साल की डिग्री का पर्पस भी यही है कि वो जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, वो आपके अंदर इनकॉर्पोरेट करें। तो वो स्किल्स आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो आपने उस जैसी सिनारियो से बार बार अपने आप को गुजारना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैथ के अंदर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक के आपने क्वेश्चंस क्लास में भी कर लिए, वही आपने घर जाके प्रैक्टिस भी कर लिए और आपको समझ भी आ गई, अब वही क्वेश्चन आपको दोबारा देंगे, आप कर लेंगे। लेकिन अगर उससे हट के कुछ चेंजेस करके आपको क्वेश्चन देंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप फेल हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने अपने उस तरह के सिमिलर क्वेश्चन जितने भी हैं, आपने सारे तो नहीं एक्सप्लोर किए। तो आप कैसे बेहतर बन सकते हो प्रोग्रामर या प्रॉब्लम सॉल्वर, कि आप उस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जांपल, अगर आप डीएलडी की बात करें, आपका डीएलडी का कोर्स है, तो डीएलडी के आपको टॉपिक अगर बता दिए जाते हैं, तो आप उस तरह उससे सिमिलर और चेंजेस करके उन टॉपिक्स के अंदर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें अपने फ्री टाइम के अंदर। दिन में एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, और ये भी वैसे बड़ी डिफिकल्ट बात है। आप अगर सोचो ना कि दिन में एक क्वेश्चन करना, ये भी मुश्किल हो जाता है अक्सर लोगों के लिए, क्योंकि टाइम नहीं निकल पाता। तो उसके लिए यही है कि आपने बेशक आप दिन पे रोज की रोज ना करें, मैं भी नहीं करता, मेरा भी यही होता है कि कभी मसरूफियत हो गई, कहीं चले गए, कुछ और हो गया, तो रोज नहीं हो पाता। टीचर्स भी ये एडवाइस देते हैं अक्सर कि आप रोज इसको प्रैक्टिस करो, रोज प्रैक्टिस करो, लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो अक्सर नहीं हो पाता रोज। तो वीकेंड आपके लिए बेस्ट टाइम है। 3 दिन आपके या 2 दिन आपके ऑफ होंगे, उनके अंदर आपने 1 घंटा, फिर आप हफ्ते में 1 घंटा तो आप निकाल ही सकते हो। अगर एक स्टूडेंट हफ्ते में 1 घंटा नहीं निकाल सकता ना, तो वो फिर पीछे रहेगा ही रहेगा। अच्छा, वैसे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि जब इस तरह कोई पेपर होता है ना, आपका घंटे का पेपर है, एक कोई स्टूडेंट, क्योंकि आउटस्टैंडिंग और आउटलायर हर जगह पर मौजूद है, एक्सेप्शनल स्टूडेंट हर जगह पर है। हमारे साथ होते थे, फाइनल एग्जाम होता था जनाब, वो आधे घंटे में करके चले जाओ, नंबर भी फुल होते थे उनके। वो शायद उनके पास गॉड गिफ्टेड स्किल्स होती हैं, मीन्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, या उनका आईक्यू लेवल अलग लेवल का होता है, ठीक है। जो एक स्टूडेंट रट्टा सिस्टम से आया है, अब यहाँ पर सारा कंसेप्ट होता है। आप कोई भी कोर्स उठाए ना, जो चीज़ आप पढ़ते हो क्लास में, हो सकता है 10-20% एग्जाम में वो आए, बाकी सारी अनसीन चीज़ें आ रही होती हैं, कंसेप्ट वो यूज़ हो रहा होता है। तो अब एक रट्टे वाला स्टूडेंट किस तरह अप्लाई करेगा, या इस फेज में कैसे वो ट्रांजिशन करेगा कि यार वो भी परफॉर्म कर सके? सर, इसमें अब यही बात है, ए लेवल में, ओ लेवल में और एफएससी मैट्रिक में सबसे बड़ा फ़र्क ही यही है। एफएससी मैट्रिक में आप रट्टा सिस्टम से गुजरते हो, और ए लेवल, ओ लेवल में आप कॉन्सेप्चुअल सिस्टम से गुजरते हो। अब मैं मानता हूँ इस चीज़ का फुल कि मुझे एक एडवांटेज हुआ है ए लेवल, ओ लेवल का। अगर मैं एफएससी करके आता और उससे भी कवर हो जाता है, वो ज़रूरी नहीं है कि उससे एक आपको बहुत बड़ा हिंड्रेंस हो, लेकिन हल्की सी एक रुकावट पैदा होती है। वही जो आपने बात की, रट्टे वाले सिस्टम से आप गुजरे होते हो, कॉन्सेप्चुअल सिस्टम का आपको फ़ायदा होता है। तो उसमें आप कर क्या सकते हो? ऑब्वियसली अब आपने एक बेस बनाई होती है कि आपने हर चीज़ को जैसे आपको पढ़ाया जाता है, आप एग्जैक्ट उसको मैप करते हो दिमाग में, और कोशिश करते हो कि मैं एग्जैक्ट इसे एग्जाम में लगा दूँ। तो आपने ये चीज़ बिल्कुल भुला देनी है, इस चीज़ को आपने फॉलो नहीं करना। आप यूनिवर्सिटी में आ गए हो, अब आपने जो पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, जो मैथडोलॉजी यहाँ चल रही है, अब आपने वो फॉलो करनी है। अब वो यही है कि आपने अपने आप को हर वक्त रेडी रखना है कि आज क्विज भी हो सकती है, अभी असाइनमेंट आ जाए। असाइनमेंट्स में भी यही मसला है कि फास्ट नहीं, सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में, कि आपको हो सकता है हफ्ते में 1, 2, 3 असाइनमेंट्स आ जाएं।
अब यही होता है कि बंदे एक असाइनमेंट आती है, हम नहीं करते, हम देखते हैं यार 2 हफ्ते तक डेडलाइन है इसकी, चलो हफ्ते बाद स्टार्ट कर लूंगा, हफ्ता उसके बाद भी होगा। आपको असाइनमेंट का गैप इसलिए दिया जाता है ज़्यादा टाइम के, उस टाइम फ्रेम में अगर और असाइनमेंट्स आ जाएं तो आप मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर पाओ। तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि अगर एक असाइनमेंट आई है तो मैं हफ्ते बाद स्टार्ट करता हूँ क्योंकि 2 हफ्ते पड़े हैं। आपने हो सकता है 2 दिन बाद 4 असाइनमेंट और आ जाएं अलग अलग कोर्सेज के एक साथ, फिर आप फंस गए, आपने तो पहले टाइम वेस्ट कर दिया। तो जैसे ही एक असाइनमेंट आए तो ये ना सोचें कभी भी कि यार इसके लिए इतना टाइम पड़ा है तो उसको मैं इस तरह करता हूँ। ये एक तो मैंने ऐड कर दी बात कि आपने प्लान और स्केड्यूल चीज़ों को इस तरह नहीं करना। एक चीज़ आई है, कोशिश करो फौरन मुकाएं, क्योंकि आपने अगली जो चीज़ है, अगला टास्क है, वो फौरन आ सकता है। तो उस हिसाब से चीज़ों को लेके चलना है। और रट्टे की जहाँ तक बात है, आपने अपनी एक हैबिट होती है ना सर, हैबिट चेंज करना बहुत मुश्किल होती है। एक आपने 2 साल लगाए हैं एफएससी के अंदर, तो आपने एक हैबिट बना ली है, आदत बना ली है कि मैंने इस तरह लेके चीज़ें को चलना है। वो आदत तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे तोड़ें वो आपके ऊपर है कि आप हैंड रिटन नोट्स, जैसे मेरी एक आदत है कि मैं क्लास में टीचर कोई चीज़ पढ़ा रहा होता है तो अगर मुझे फील हो कि मैं टीचर की स्पीड फॉलो कर सकता हूँ तो मैं हैंड रिटन नोट्स लाजमी बनाता हूँ, जो कि मैं अब शेयर भी कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के साथ। तो उसका यही फ़ायदा होता है, एक चीज़ आप पेन के साथ गुजारते हो ना तो वो दिमाग में ज़्यादा जल्दी और अच्छी बैठती है, और फिर आपके कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप फ़ौरन पूछ पाते हो। और वो फिर आप नोट्स का ये फ़ायदा है कि वो चीज़ रिवाइज करने में भी आसानी होती है, आप वक्त बचाते हो, जल्दी रिवाइज कर लेते हो। अगर आप बुक पढ़ें और बुक के अंदर इतनी डिटेल्स हैं, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, नोट्स में आप फ़ौरन रिवाइज कर लेंगे। और नोट्स के अलावा ये है कि आप नोट्स बनाएंगे तो एफएससी वाले का ये होता है कि यार मैंने बुक को रट्टा मारना है, मैंने ये चीज़ रटनी है। नोट्स में बंदा चीज़ें वो लिखता है कि जो क्लास के लेक्चर में उसने रिकॉर्ड की हूँ, तो वो उसके लिए रिवाइज करने में भी आसानी होती है, तो वो कॉन्सेप्ट्स पे फिर ज़्यादा फोकस करने लग जाता है। तो आदत तोड़ने की ज़रूरत है। आदत आप जिस तरह तोड़ें वो फिर आपके ऊपर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उस हैबिट को ब्रेक करने की ग्रुप स्टडी नॉर्मली एडवांटेज देती है यूनिवर्सिटी लाइफ में? सर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर ग्रुप स्टडी की बात की जाए तो वो आपके कोर्स पे भी डिपेंड करती है। कुछ कोर्स हैं जिनके अंदर आपको इंडिविजुअल मेहनत ज़्यादा फ़ायदा देगी, कुछ कोर्स हैं जहाँ पे आपको ग्रुप स्टडी फ़ायदा दे देगी। और ग्रुप स्टडी वैसे आपकी सराउंडिंग्स पे भी इफेक्ट करती है कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनके साथ मिल बैठ के आप प्रॉपरली कन्वे कर सकते हो बात। उसमें हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे छोटा टीचर। एक तो टीचर है ही है, लेकिन क्लास में अक्सर एक छोटा टीचर भी होता है। छोटा टीचर वो है जो सबको पढ़ा रहा होता है क्लास में। तो ग्रुप स्टडी का एक फ़ायदा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप कुछ क्लास में रह गए सवालात आप नहीं पूछ पाए टीचर से, टीचर चला गया, अब आपके सवाल रह गए दिमाग में। अब ऑब्वियस क्लास में कुछ बच्चे होंगे जिनको बेहतर समझ आई होगी, उन्होंने और चीज़ें पढ़ी होंगी, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, आप किसके साथ ग्रुप स्टडी कर रहे हो, कितना एक टाइम दे रहे हो उस पर, और क्या आप उससे क्या मैनेज कर रहे हो। लेकिन अगर आपका कोर्स फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल है बहुत ज़्यादा, तो सिर्फ ग्रुप स्टडी आपके लिए इनफ नहीं है, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी लाजमी है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान स्टडीज़ की बात करें, मैंने पर्सनली पाकिस्तान स्टडीज़ के एग्जाम्स ग्रुप स्टडीज से गुजारे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चीज़ें हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो वही है जो हो गई है, उसमें आप क्या ही कर लोगे चेंज, क्या ही प्रैक्टिस कर लोगे, क्या कर लोगे। सही है। तो हम लोग एग्जाम से जो जिस दिन होता था पाकिस्तान स्टडीज़ का, उससे 2-3 घंटे पहले आके यूनिवर्सिटी में 5-6 लोग मिल के बैठ जाते थे, एक टेबल बुक करा ली रिजर्व रूम्स में या कहीं पे भी बैठ के। तो हम आपस में आइडिया शेयर करते थे बारियां लेके। एक टॉपिक उठाया, एक बंदे को बोला यार तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या है इसके बारे में, तुम जरा शेयर करो। उसने अपना बता दिया, फिर अगले की बारी, वही चीज़ वो बताएगा। इससे ये होता है कि आपने एक चीज़ कवर की, आप वही चीज़ें रह गई। स्टोरी टेलिंग टाइप एक आप स्टोरी टेलिंग भी हो जाती है, आप बेहतर समझ भी लेते हो, एक आप दिमाग में एक मैप बना लेते हो, यार ये चीज़ को मैंने ऐसे लेके चलना है, तो वो बेहतर समझ आ जाती है। लेकिन कुछ कोर्सेज में जैसे आपने बताया ड्राई रन्स का, अब ड्राई रन आप ग्रुप स्टडी में बैठ के कैसे कर सकते हो? मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आप बता के एक दूसरे को नहीं इतना बेहतर कर सकते। मीन्स के कंसेप्ट जहाँ पर डिलीवर करना हो वहाँ पर एक बंदा, क्योंकि जब मैं एज अ स्टूडेंट था, हमारे मिड्स आते थे या फाइनल्स आते थे, तो एज सच हमने पढ़ा नहीं होता था, क्योंकि फाइनल में आपके पास फिर भी टाइम होता है, मिड्स में बहुत थोड़ा टाइम होता है। तो फिर हम क्या करते थे कि जो हमें अच्छा स्टूडेंट होता था 5 इकट्ठे होके, तो वो हमें सारा रिवाइज करा देता था। अच्छा इसका ये कंसेप्ट है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कराता था, बस कंसेप्ट जो है ना एक किस्म ओवरव्यू दे के ना, दैट वुड बी इनफ। अच्छा मुझे ये बताएं कि यार असाइनमेंट्स होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, और एट अ टाइम मल्टीपल असाइनमेंट्स भी होती हैं, ठीक है, ड्यू डेट्स बाज़ का सिंक भी कर रही होती है कि एक ही डेडलाइन है सब असाइनमेंट्स की। तो अगर असाइनमेंट बंदा स्टक हो जाए कि ऐसी क्वेश्चंस हों या प्रोजेक्ट इवन आप कर रहे हो, तो उसमें आप स्टक हो जाए कि कोई वे आउट नहीं, डेडलॉक आ गया, ठीक है, तो उसमें आपने क्या सोल्यूशन निकाला था? कभी आपने फेस किया ऐसी चीज़ें? ये तो लाजमी बात है सर, ऐसी चीज़ें तो फेस होती हैं कि आपने
ये मल्टीपल डेडलाइंस वाला मसला भी, और ये खास तौर पे आता है सेमेस्टर के बिल्कुल एंड वाले टाइम में। जब सेमेस्टर आपका एंड हो रहा है तो आपका आता है डेड वीक, और उस एंड वाले वीक के अंदर आपको फाइनल सेमेस्टर के प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। अब प्रोजेक्ट में बहुत एफर्ट लगती है क्योंकि वो सेमेस्टर में जितना आपने पढ़ा है सारा कुछ अप्लाई हो रहा है, और 5 कोर्स आप पढ़ रहे हैं, 4 कोर्स पढ़ रहे हैं, उन सबके प्रोजेक्ट आ जाएंगे और उनकी डेडलाइन भी सेम होगी। तो अब आप उसमें परेशान हो जाते हो कि यार इतना ज़्यादा काम है, मैं कैसे करूँ। उसमें वही बात एक मैंने पहले भी की कि अगर एक दिन एक प्रोजेक्ट खुला है तो आप ये ना सोचो यार इसकी डेडलाइन तो 3 हफ्ते पड़े हैं अभी, मैं बाद में करूँगा। नहीं, आपने उसी वक्त स्टार्ट करना है क्योंकि आगे वाले प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं। और उसमें कोई चीज़ आपको अगर समझ नहीं आ रही, आप बिल्कुल फंस गए हो, तो उसमें आपने हेल्प लेनी है कहीं से। तो अब मल्टीपल सोर्सेज हैं, इवन नॉर्मली हेल्प करता है, तो टीचर असिस्टेंट होता है, टीचर असिस्टेंट को भी आप अप्रोच कर सकते हो, बिल्कुल वो हेल्प करते हैं। और मैं खुद भी टीए रहा हूँ 1-2 कोर्सेज में, तो मैं भी स्टूडेंट को एडवाइस करता था कि अगर कहीं भी आप फंस रहे हो तो आप मुझे रीच आउट करो, मैं आपको समझा सकता हूँ। टीएस की भी आप मदद ले सकते हो। टीचर को आप ऑफिस आवर्स में विजिट करें। टीचर आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं है, टीचर के ऑफिस आवर्स भी होते हैं जिसमें वो फ्री होता है, अवेलेबल होता है। आपकी कुछ नहीं बैठ रही चीज़ बिल्कुल भी, टीचर के पास जाएं, उनसे बोलें यही चीज़ मेरी क्लैरिफाई कर दें, तो उसके उनके ऑफिस के बाहर नॉर्मली मेंशन भी होते हैं ऑफिस आवर्स, आप देख लें, नोट कर लें, उसके बाद आप जा सकते हैं। और अगर आप कहीं स्टक हो गए तो आपने ऑब्वियसली, मैंने जैसे बताया कि टाइम बहुत लिमिटेड है, डेडलाइंस बहुत नज़दीक आ गई हैं, तो उस लिमिटेड टाइम में आपने कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी उससे आप बाहर बिफोर टाइम, यानी आपने जितना जल्दी आ सकते हैं आपने निकलना है उस चीज़ से। और वो आप दूसरे आपकी क्लास फेलोज उस सेम प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो एक प्लेजरिज्म का बहुत बड़ा कंसर्न होता है जिसकी वजह से हम एक दूसरे से चीज़ें शेयर नहीं करते स्टूडेंट्स, कि यार ये कॉपी ना हो जाए, प्लेजरिज्म ना लग जाए। लेकिन आपने फिर भी कोई चीज़ आप स्टक हो रहे हैं तो आप किसी और से हेल्प ले सकते हैं। ये नहीं है कि आपने प्लेजरिज्म की वजह से कंप्लीटली एक दूसरे से कट ऑफ ही हो जाना है। आप कोई चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही हैं, आप उससे पूछ लेंगे यार तुमने ये चीज़ देखी है, इससे तुम कैसे गुजरे हो, इसको कैसे किया, तो उससे एक आइडिया मिल जाता है आपको, और उस आइडिया को लेके आप बेहतर हल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जब आप फर्स्ट ईयर में थे, क्योंकि 22 बैच के आप हैं, तब चैट जीपीटी नहीं आया था उस तरह, नहीं आया। तो अभी आज का स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि चैट जीपीटी को बोलते हैं कोई रिपोर्ट लिखवानी है, कोई कोड करना है, तो डायरेक्ट उसको बोला और जनाब छाप दिया और सबमिट करा दिया असाइनमेंट, ठीक है, या जो भी व्हाट्सएवर लैब टास्क है, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन होता क्या प्रॉब्लम कि जब मिड एग्ज़ाम होते हैं या फाइनल एग्ज़ाम होते हैं या क्विज होता है इवन, तो उसमें वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो चैट जीपीटी को स्टूडेंट क्या, जो प्रोग्रामिंग स्पेशली कर रहा है, वो उसको यूज़ करना चाहिए या क्या करना चाहिए, उसके बारे में गाइड करें। चैट जीपीटी के लिहाज से मैंने दोनों दुनिया देखी है। मैंने पहला पूरा साल 2 सेमेस्टर अपने गुजारे हैं विदाउट चैट जीपीटी, और फिर अगला साल जो मेरा दूसरा साल था मैंने गुजारा है पूरा चैट जीपीटी के साथ, क्योंकि उस टाइम तक वो पॉपुलर हो चुका था। अब मेरा उसमें यही ओपिनियन है कि चैट जीपीटी ना एक बहुत बड़ा टूल है आपके लिए। अगर अक्सर लोग आपको ये मिले और वो ये कहते हैं कि यार चैट जीपीटी यूज ना किया करो, आपके स्किल्स डेवलप नहीं हो रहे, छोड़ दो उसे, तो वो गलत कह रहे हैं। मेरा मानना ये है कि आपको चैट जीपीटी को यूज करना है, क्योंकि आगे जो दुनिया सारी है, जब आपने इंडस्ट्री में जाना है फॉर एग्जाम्पल, अब आपके मुकाबले में एक बंदा बैठा हुआ है जो कि ऑफिस में काम कर रहा है, जो कि कोड लिख रहा है, जो चैट जीपीटी यूज कर रहा है और वो जल्दी आउटपुट ला रहा है, तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, वो जल्दी काम कर पाएगा। आप वो सिर्फ और सिर्फ अपने खुद से कोशिश करोगे तो उतना नहीं डेवलप हो पाओगे। तो चैट जीपीटी आपके लिए एक रिसोर्स है, आपका एक बहुत अच्छा टूल है, उसको यूज़ करना सीखें, लेकिन एक लिमिट तक यूज़ करना सीखें। ये नहीं है कि आपने उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई करना है। अगर आप चैट जीपीटी को कंप्लीट असाइनमेंट उसको दें कि यार ये मेरे लिए कर दो, क्विज नहीं, लेकिन आपका कोई प्रोजेक्ट है और कोई चीज़ है, आप उसी से करवाने लग जाएं, तब तो आप रह गए, तब तो आपके अपने स्किल्स नहीं डेवलप हो रहे। तो चैट जीपीटी को एक लिमिट तक आपने यूज़ करना है, और लिमिट क्या है वो आपने ऐसे डिसाइड करनी है कि पहले एक चीज़ को आप कोशिश कर लें पहले ईयर के अंदर कि आप खुद अटेम्प्ट करें। जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी क्वेश्चन है, आप खुद अटेम्प्ट करें, और उसके बाद आप चैट जीपीटी से एडवाइस लें, उसको बताएं कि मैंने ये प्रॉब्लम फेस की, वो आपको बेहतर गाइड कर देगा कि आप इस तरह कर सकते थे। और अब वो जैसे जैसे डेवलप हो रहा है ऑब्वियसली वो ज़्यादा फ़ायदा देगा आपको। तो लेकिन उसमें कोडिंग के अंदर ना बहुत बड़ा एक उसमें एक आती है, अक्सर कोर्सेज में लोग कहते हैं कि यूज़ करो, लेकिन कोडिंग में ना यूज़ करो, क्योंकि कोडिंग फिर आपकी कैसे डेवलप होगी, आप कैसे सीखोगे। तो उसमें मेरा भी यही मानना है कि पीएफ के अंदर जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके अंदर आप चैट जीपीटी का यूज़ कम से कम रखें। आहिस्ता आहिस्ता जब आप आगे आते हैं, आप फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट में आ गए, अब आप पूरी वेबसाइट्स बना रहे हैं, अब आप चैट जीपीटी को ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें, लाइब्रेरीज और टूल्स का बता देगा जो कि आपको, अगर चैट जीपीटी भी एक तरह से आपके लिए गूगल है। गूगल पे आप जाते हो, आप जाके लिखते हो मेरा ये मसला है, मुझे सॉल्व करना है, गूगल आपको 1000 जगहों से ला के आंसर दे देता है कि यार यहाँ से आप ढूंढ लो आंसर। अब आपको 1000 पेज पढ़ने हैं और आंसर अपना ढूंढना है,
और चैट जीपीटी वो 1000 पेज पढ़ के आपके लिए आपको बता देता है यार ये आंसर है जो आप ढूंढ रहे थे। सही बात। तो आपके वक्त तो वो बचा रहा है, आपको वो चीज ला के दे रहा है, जो गूगल का काम था वो आपके लिए आसान कर रहा है वो वाला। तो वो आपको फायदा आपको इंडस्ट्री में और वेब डेवलपमेंट में और फ्यूचर में जो आपने काम करने हैं उसमें आप उससे उठा सकते हो। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे चीजें हैं जो कि कोडिंग है और बेसिक्स हैं वो आपको वो नहीं बता सकता, क्योंकि वो आपने प्रैक्टिस से डेवलप करनी है और उस तरह के क्वेश्चंस करके डेवलप करनी है। मेरे ख्याल में एक इसमें मैं भी इनपुट देता हूँ कि चैट जीपीटी का आई हैव सीन सम टीचर्स जो कि चैट जीपीटी से पेपर बनवाते हैं। सारा पेपर नहीं बनाते, अप टू सम क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज हैं या ड्राई रन्स के क्वेश्चंस इवन हैं। तो स्टूडेंट ये भी कर सकता है कि उसको बताए कि आई हैव प्रिपेयर दिस टॉपिक, सो लेट मी गिव अ सैम्पल पेपर, ठीक है, बेस्ड ऑन सर्टेन टॉपिक्स, या उसके एमसीक्यूज बना के दे दे आपको, या शॉर्ट क्वेश्चंस या ड्राई रन के प्रॉब्लम्स, या इवन प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस। क्योंकि प्रोग्रामिंग क्या आपको पता है अलग से अच्छी खासी वेबसाइट्स हैं, एक हैकर रैंक है आई थिंक सो, इस तरह और भी। हाँ, इसमें पॉपुलर कोड फोर्सेस भी पॉपुलर है, हाँ। कोड शेफ है, लीड कोड है, जी जी, और भी बहुत सी पॉपुलर तो इस वेबसाइट्स हैं। सेंस में आप उसको यूज कर सकते हो ना कि नहीं करना चाहिए इसमें? क्वेश्चन आंसर आप कह रहे हैं सैंपल क्वेश्चंस बनवाने के लिए, एक चीज आपने प्रिपेयर कर लिया, आप चेक करना चाहते हो कि मेरा हाँ। नॉलेज कितना है, तो आप मैंने इसमें नोट सर ये किया है, मैंने भी कोशिश की थी ये करने की। हाँ। कि मैं जब कोई टॉपिक, मैंने कहा एक बार जरा देखता हूँ ये वाला काम करके कि चैट जीपीटी मेरी अपनी तैयारी कितनी अच्छी करा सकता है। एक दिन टीचर ने अनाउंस कर दिया कि आज मैं क्विज लूंगा और सिर्फ 2 घंटे रह गए थे, टाइम बहुत कम था, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि हो सकता है चैट जीपीटी से सारा तैयार हो जाए। तो मैंने चैट जीपीटी से पहले एक बार समझा, उससे कहा यार मुझे ये टॉपिक जल्दी से रिवाइज करा दो। उसके बाद मैंने कहा यार इसमें मुझे क्वेश्चंस दो जो मेरे टीचर मुझे दे सके यूनिवर्सिटी में। तो मैंने सोचा हो सकता है टीचर यही वाले सवाल देते। लेकिन चैट जीपीटी की भी लिमिटेशंस हैं। हाँ, चैट जीपीटी जितना भी अच्छा है वो लिमिटेड रह के आपको जवाब देता है। अक्सर चीज़ों में ना, मैथ्स में और कुछ टॉपिक्स में आपको गलत जवाब भी देता है, गलत चीज़ें भी देता है। तो आपने कंप्लीट रिलाई कभी भी नहीं करना चैट जीपीटी पे। वो एक प्रोडक्ट है, अंडर डेवलपमेंट है, वो आपको गलत चीज़ें दें, आप उससे सीख के इंप्लीमेंट कर दो और आप अपना नुकसान कर बैठो। तो उस पर कंप्लीट रिलाई ना करें। लेकिन जहाँ तक क्वेश्चंस और आंसर्स और वो चीज़ें लेने की बात है, चैट जीपीटी उसमें लिमिटेड है। वो आपको बेसिक क्वेश्चंस तो दे देगा, बेसिक टॉपिक्स कवर कर देगा, बेसिक। अगर आप एक यूनिवर्सिटी में हो जहाँ पे टीचर आपको हर तरफ से एंगल से टेस्ट कर सकता है, तो वो आपको टीचर डिफिकल्ट क्वेश्चंस देगा। और वो ऐसे क्वेश्चंस देगा जो कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया लीड कोड पे और ऐसी जगहों पे पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, उस लेवल के क्वेश्चंस चैट जीपीटी जनरेट अभी नहीं कर सकता जितना मैंने एक्सपीरियंस किया। बिल्कुल रियल टाइम प्रॉब्लम्स, ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे बताएं, थोड़ा सा हट के बात करते हैं कि आपका माशाल्लाह GPA 3.98 है और इस पर आपको कंग्रेचुलेशन है। पहले तो इतना मेंटेन रखना GPA, इट्स रिक्वायर्स हेल ऑफ टाइम, ठीक है, क्योंकि हर कोई नहीं ले सकता। क्योंकि आपको पता है ना, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रोग्रामिंग बेस्ड हैं, मैथमेटिक्स के कोर्सेज होते हैं, मैनेजमेंट के होते हैं, सोशल साइंसेज के होते हैं, तो हर में आउट परफॉर्म करना इट्स नॉट सिंपल जॉब। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या जब आप यूनिवर्सिटी में आए थे तो यही गोल था कि इतना GPA लेना है, और जब आपने GPA ले लिया तो क्या फील करते हैं? क्योंकि ना कुछ लोग ये बात करते हैं कि यार जब आप ग्रेजुएट हो रहे हो तो स्किल सेट मैटर मोस्ट, क्योंकि GPA पता है अप टू सम एक्सटेंट, मेरी भी पहले जॉब होती है, अब एकेडमिया की आपने जॉब करनी है, कुछ सरकारी जॉब्स हैं उसमें भी वो कहते हैं 3 के GPA होना चाहिए। मुझे पता है फास्ट में बड़ा रगड़ा है, GPA लेना इज़ नॉट वॉकिंग इन द पार्क। लेकिन आप क्या कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स अभी यूनिवर्सिटी में आए हैं उनको फोकस किस पर करना चाहिए? और आपके अगर स्किल्स हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने कैसे हासिल की, कौन से प्लेटफॉर्म से आपने रिव्यू किया? क्योंकि कोर्सेरा भी है, यूडेमी भी है, उसके अलावा और भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप स्किल सेट ले सकते हो। तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? सर इसमें मैं एग्जांपल भी एक देता हूँ स्टूडेंट की, और उसकी मेथोडोलॉजी बताता हूँ और फिर मैं आगे अपना भी बताता हूँ। एक हमारे बैच में एक स्टूडेंट है, वो ऐसा स्टूडेंट है जिसने आज तक किसी भी असाइनमेंट पे, क्विज पे और ऐसी चीज़ों पे फोकस नहीं किया। वो असाइनमेंट सबमिट भी नहीं कराता और उसका GPA भी एवरेज ही है और बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन उस बंदे के अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट उठा के देख लें, इसमें कोई शक नहीं है कि उसका प्रोजेक्ट सबसे बेहतरीन होगा और वो ऐसी चीज़ें करेगा कि जो हम सोच भी नहीं सकते। तो एक बंदा है जिसने अपना टारगेट रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ अच्छा प्रोजेक्ट बनाने पे, अच्छी ऐसी चीज़ बनाने पे जो कि मैं जाके दिखा सकूं इंडस्ट्री में एक बंदे को कि यार ये मैंने बनाई है और अब तुम मुझे जॉब देना चाहते हो तो दे दो। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर एक बंदा एक कंपनी चला रहा है, उसके पास 2 बंदे आते हैं, एक बंदा है उसका GPA अच्छा नहीं है, फॉर एग्जांपल 2.9 है, 2.8 है, और वो बंदा एक प्रोजेक्ट दिखाता है कि ये मैंने बनाया है और वो हैरान कुन प्रोजेक्ट है कि यार ये बंदे ने बना कैसे लिया है, और दूसरी तरफ एक बंदा है उसका 3.9 GPA। अगर मैं होता ना उस बंदे की जगह जो कि इंडस्ट्री चला रहा है, कंपनी चला रहा है, मैं तो वो 2.8 वाले बात है, जो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर उसी को रखेगा। तो ये स्टूडेंट को अपने दिमाग में, मैंने GPA ले तो लिया है, लेकिन मैं ये नहीं कभी भी कहता एक बंदे को कि यार आप GPA को टारगेट करो, GPA बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी भी किसी को मैंने आज तक नहीं कहा। अगर मैंने कहा है तो आई एम सॉरी, मैंने गलती से कह दिया
लेकिन मैं आपको कहूँगा टारगेट अपना आपको रखना चाहिए। जीपीए भी इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने मास्टर्स परस्यू करना है, आपने बाहर जाना है, मास्टर्स के लिए जीपीए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका अगर टारगेट वो है। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर अगर आप जा रहे हो तो स्किल सेट डेफिनेटली मैटर्स मोर। और मेरे काफ़ी सीईओज हैं इस्लामाबाद में जिनके साथ मेरी इंटरेक्शन रही है, जो कि गाइड भी करते रहे हैं, अपनी कंपनी चला रहे हैं, वो बताते रहे कि हमारा ये पैटर्न रहा है। तो वो भी यही बात करते हैं कि जीपीए को वो देखते हैं लेकिन एक हद तक। उसके बाद वो उनका टारगेट होता है या प्रोजेक्ट पे कि बंदे ने क्या चीज़ बनाई है जिससे वो दिखा सके कि यार ये काबिल है बंदा, ये करके दिखा सकता है। और दूसरी चीज़ होती है सर्टिफिकेशन से, जो पेड सर्टिफिकेशंस है। उसमें 2 रूट आते हैं हमारे पास। एक हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, कोर्सेरा, यूडेमी, डाटा कैंप और बहुत से और प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्री कोड कैंप है जिन पे आप कर सकते हो। दूसरा सोर्स है आपके पास सर्टिफिकेशन एग्जाम्स हैं, जो कि एक सेंट्री पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामाबाद में, वो करा रही है। उसमें रेड हैट के एग्जाम्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के एग्जाम्स हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग रिलेटेड हैं, जो आप 35,000, 50,000, 60,000, 70,000 के एग्जाम्स हैं। और वो इतने पैसे क्यों चार्ज कर रहे हैं? वो डॉलर्स में चार्ज कर रहे हैं, तो इसी वजह से इतने ज़्यादा हैं। उन एग्जाम्स की एक बहुत ज़्यादा वर्थ है इंडस्ट्री में भी, मिडल ईस्ट में भी, बाहर की दुनिया में भी, क्योंकि वो एग्जाम्स पूरी दुनिया को बताते हैं कि इस बंदे ने एफर्ट की है, एक रिगरस पाथ फॉलो किया है, और अब बंदा ये कहीं पे आया है और उसने एक स्किल सेट लर्न कर लिया है। तो या आप प्रोजेक्ट्स के थ्रू अगले बंदे को दिखा सकते हो कि यार मुझे एक चीज़ करनी आती है, या आप एक पॉपुलर अच्छी सर्टिफिकेशन के थ्रू दिखा सकते हो कि यार मुझे एक चीज़ आती है। इसके अलावा जीपीए से आप ये चीज़ नहीं प्रूफ कर सकते कि यार मुझे एक चीज़ कंप्लीट आती है। सही है। जीपीए ये चीज़ ज़रूर बताती है कि आप मेहनती इंसान हो, आपको एक टास्क दिया जाएगा तो आप कर दोगे, लेकिन वो ये चीज़ अश्योर नहीं करती कि आपका स्किल सेट कितना अच्छा है। अच्छा, ये जो स्किल सेट है या जो प्रोजेक्ट स्टूडेंट बनाते हैं, तो इसका पोर्टफोलियो लिंक्डइन पर आपने बनाया है या आपने कहाँ पर दिखाना है? किसी को गिटहब पर प्रोफाइल दिखाएंगे? क्योंकि कुछ कोर्सेज अगर लेट्स सपोज आप यूडेमी से करते हो, कोर्सेरा से करते हो, या जो आपने रेड हैट बताया वहाँ से आप क्लाउड कंप्यूटिंग के या कुछ भी मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स करते हो जो भी, तो ये स्टूडेंट पहली बात है टाइम कहाँ से निकाले और फिर पोर्टफोलियो कैसे बनाए? जो नए स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह अपना पोर्टफोलियो बनाए, किसी को दिखा सकें कि सर ये मेरी सीवी है, ये मेरा काम अभी तक है, ये पढ़ाई के साथ साथ मैंने चीज़ें स्किल सेट सीखा है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें ये कह लें कि एक बड़ी छुपी हुई बात है जो कि ना लोग ओपनली नहीं करते। मैं कर देता हूँ ओपनली, क्योंकि ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। सही है। डिग्री काफ़ी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिग्री जो आपका पीस ऑफ पेपर है इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट भी है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता वैसे वेस्ट में ख़त्म भी हो रही है डिग्री की रिक्वायरमेंट जॉब्स के लिए, लेकिन अभी करंट देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनफ नहीं है। क्योंकि आप जैसे आपने पूछा कि बंदा कहाँ से टाइम निकाले, टाइम कहीं ना कहीं से आपको निकालना पड़ता है, मैनेज करके चीज़ों को, दूसरी चीज़ों को देके प्रोजेक्ट्स पे और इन चीज़ों को, क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड ये है। सेमेस्टर ब्रेक में बंदा कर सकता है, सेमेस्टर ब्रेक में भी कर सकता है, जब आपको वो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल टाइम है कि आपने उसमें लाजमी करना है। सेमेस्टर ब्रेक कभी भी वेस्ट नहीं करनी। पहला सेमेस्टर के दूसरे सेमेस्टर के बाद जब बच्चा फ्री हो जाता है ना, तो वो कहता है यार अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, 3 साल पड़े हैं, तो 2.5 महीने वो वेस्ट कर देता है। मैंने खुद भी पहले सेमेस्टर के बाद किए थे, सेकंड सेमेस्टर के बाद, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, आपने कभी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा गैप मिला है, तो वो आप कहीं ना कहीं एक्टिवली किसी चीज़ को परस्यू करने में लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने चीज़ क्या शेयर कहाँ करें? लिंक्डइन कौन से सोर्स पर शेयर करने के ऊपर ये है कि पहले सेमेस्टर में आप आते हो, आपको ये चीज़ शायद ना बताओ, लेकिन लिंक्डइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन, गिटहब और ये जो वेबसाइट्स हैं, इन पे आप जितना जल्दी एक्टिव हो सकते हो उतना जल्दी आप हो जाओ, अपना पोर्टफोलियो बना लो। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल डेवलपर्स की कम्युनिटी के लिए है कि आप सारे प्रोफेशनल वहाँ बैठे हुए हैं, और मैं काफ़ी लोगों को जानता भी हूँ जिनको जॉब्स भी लिंक्डइन के थ्रू मिली हैं। लिंक्डइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने सबसे पहले आते साथ लिंक्डइन पे अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, जो आप प्रोजेक्ट सेमेस्टर का भी करते हो, आप गिटहब पे उसका कोड लगाते हो, कोड को आप लिंक्डइन पे आप मेंशन कर सकते हो कि ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया। लिंक्डइन पे आप पोस्ट लगा दो कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, एक शॉर्ट वीडियो बना के दिखा दो कि यार मेरा प्रोजेक्ट इस तरह काम कर रहा है, तो आप उसमें शेयर कर सकते हो। कोई आपकी प्रोफेशनल एक्टिविटी आपने की, कोई आपने प्रोग्रामिंग कंपटीशन में पार्ट लिया, कोई आपने वर्कशॉप अटेंड की, आप लिंक्डइन पे एक पोस्ट लगा दो कि यार मैंने ये चीज़ ली। अब कोई टेक्निकल रिक्रूटर आएगा, वो आके आपकी प्रोफाइल देखेगा आपको जज करने के लिए, तो वो आपके लिंक्डइन पे जाके देख सकता है सारा कि इस बंदे ने इतना एक्टिव रहा है, इस चीज़ में इसने पार्ट लिया है, तो उसके लिए भी आसानी हो जाती है जज करने के लिए कि यार ये आपको स्टैंड आउट करते हो आप बाकी लोगों से। अगर आपकी कम्युनिटी में आपके आसपास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लिंक्डइन अभी अगर फॉर एग्जांपल वो 6-7वें सेमेस्टर के बाद बना रहे हैं और आपने पहले सेमेस्टर के बाद बनाई हुई है, तो आप स्टैंड आउट करोगे। आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे होगे तो आप स्टैंड आउट करोगे, क्योंकि आपकी प्रोफाइल
बहुत ज्यादा बिल्ड हुई उसको होगी। बिल्ड भी कर रहे हैं साथ साथ, आप साथ ये साथ नहीं बना के build- अकाउंट बना के छोड़ देना बना है। के छोड़ने का तो बिल्कुल फायदा नहीं है, सही। क्योंकि गलती मैंने भी की हुई है। अच्छा। मेरा लिंक्डइन मैंने बनाया, लेकिन मैंने उसे रेगुलरली अपडेट नहीं किया। लेकिन ये लाजमी आपको करना चाहिए, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल 3rd ईयर के बाद इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब इंटर्नशिप्स के लिए भी कंपनी अगर आपको देखेगी, आपको पोजीशन देगी, तो वो तभी देगी कि अगर आपने पास में कुछ किया होगा। सही बात। अगर तो आप सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के डिग्री कर रहे हो, आप कोर्सेज ले रहे हो, तो इंडस्ट्री वाला तो उसको प्रेफर करेगी कि यार जिसने सेपरेटली काम किया हो। इंटर्नशिप अगर फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट की इंटर्नशिप है, और एक स्टूडेंट है जिसने साथ साथ थोड़ा थोड़ा वेब का काम किया हुआ है, उसको वेबसाइट बनानी आती है, तो इंडस्ट्री वाले बंदे के लिए बेहतर आसानी होगी उसे समझाना और उसे आगे लेके आना, कंपेयर टू बंदा जिसने बिल्कुल भी नहीं किया हो। तो उसका डेफिनेटली एक एडवांटेज होता है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स हो गए, आपके सर्टिफिकेशंस हो गई, ये सारे आपने अपलोड वहां पर करने हैं और फिर रेज्यूमे भी बिल्ड करनी है साथ साथ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा अली भाई, मुझे ये बताएं कि जो प्रोजेक्ट्स बंदा बनाता है या असाइनमेंट्स एट टाइम्स बनाता है, तो उसमें डेमोज और वाइवा भी होता है। तो स्टूडेंट्स ने काम किया होता है लेकिन वो नर्वस हो जाते हैं, और टीचर ये फील करता है शायद इसने प्लेजरिज्म की है या इसने खुद नहीं किया, कहीं से करवाया है। तो वो स्टूडेंट कैसे अपने आप को यार उस नर्वसनेस खत्म करें, कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, इसका क्या तरीका? सर, उसके लिए यही है कि आप एक तो अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करें। आपको अपना जो भी थॉट है अगले बंदे तक पहुंचाना बेहतर आना चाहिए। वो एक इतना क्रूशियल स्किल है, जितना एक प्रोग्रामर के लिए कोडिंग है, उतनी उसके लिए कम्युनिकेशन भी है। अगर आपने एक चीज़ बना दी है या आपको कोई आइडिया है जो आप उसमें इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हो, और आप अगले तक बता ही नहीं सकते, पहुंचा ही नहीं सकते, तो फिर उसका उतना एडवांटेज नहीं होगा। तो उसमें यूनिवर्सिटीज़ का ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि वो आपकी ये वाली सॉफ्ट स्किल्स भी डेवलप करती है, आपको प्रेजेंटेशन देना सिखाती है, कम्युनिकेशन सिखाती है। तो उसमें यही है कि जब आप ये स्किल्स डेवलप कर भी लेंगे, तो फिर आपका जब डेमो हो रहा है तो आपने जो टीए है या टीचर है, तो उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन करें। अगर उन्होंने आपसे एक सवाल किया है, आप फॉर एग्जांपल नहीं आंसर दे पा रहे, तो उसमें मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। जैसे एक मेरे लिए एक बड़ी रीज़न होती है कि अगर मैंने एक चीज़ कोड की है या बनाई है, प्रोजेक्ट बनाया, मैंने 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले बनाया, डेमो आ जाए और अब मैं उसके बारे में मोस्टली चीज़ें भूल चुका हूँ, तो अब मैं ऑब्वियसली वो मुझसे एक स्पेसिफिक जाके एक लाइन के बारे में पूछेगा, तो वो मैं लाइन के बारे में तो बता दूंगा, लेकिन अगर वो लाइन हटा के बोलेगा अब बताओ जी इम्पैक्ट क्या होगा पूरे प्रोग्राम में, तो वो तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो चीज़ 3 हफ्ते पहले हर एक लाइन तो मेरी मेमोरी में नहीं है। तो उसमें बेस्ट सोल्यूशन 2 चीज़ें हैं कि आप एक तो रिवाइज कर लें जितनी आप कर सकते हैं चीज़ें, आपस में डिस्कस क्वेश्चन पूछ लें, आपस में डिस्कस कर लें, चीज़ें रिवाइज कर लें, और फिर जो भी आपका डेमो ले रहा है उससे प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर दें अपना मसला भी कि यार ये चीज़ अब मेमोरी में नहीं है, ऑब्वियसली सर आप भी समझें इस चीज़ को, तो वो भी अंडरस्टैंडिंग होते हैं लोग, वो आगे से समझ लेते हैं, फिर आपको उस हिसाब से टेस्ट कर लेते हैं। चलो आपके दिमाग में नहीं है चीज़, तो मैं ऐसे आपसे पूछ लेता हूँ कि वो आपका कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, तो वो आपको समझाना अगले बंदे को आना चाहिए। यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं बताता हूँ आपको। मैं एक दफ़ा डेमो ले रहा था, तो एक ग्रुप मेरे पास आ गया, प्रोजेक्ट ग्रुप, असेंबली लैंग्वेज थी, ठीक है। तो मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, बल्कि मेरा ये होता है डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट टाइप का वाइवा और डेमो ले रहे होते हैं, तो मैंने अपने स्टूडेंट को बाहर निकाल दिया। मैंने कहा तो आप जरा बैठ जाओ, मैं इससे अलग से चीज़ें पूछता हूँ। मैंने उससे पूछा कि आपने प्रोजेक्ट कहाँ पर किया, उसने कहा मैंने अपने घर पर किया है। मैंने कहा आपका घर किधर है, कहता है F11 में, ठीक है। तो मैंने उसको बिठा दिया साइड पर, दूसरे को बुलाया, उससे मैंने पूछा कि भाई आपने प्रोजेक्ट कहाँ किया है। पहले उसने कहा हमने यूनिवर्सिटी में किया ना, तो मैंने कहा यूनिवर्सिटी के अलावा किधर किया है, कहता है हॉस्टल में किया है। मैंने कहा किसके हॉस्टल, कहता है हमारे हॉस्टल, ठीक है। एक कह रहा है हमारे घर पर हुआ है, दूसरा कह रहा है हमारे हॉस्टल पर हुआ, तो यहाँ से फिल्टर आउट हो गया। लेकिन मुझे समझ आ गया कि किसने काम किया कि नहीं किया। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक और मैं पॉइंट बताता चलूँ कि जब कोई इस तरह कंबाइंड आप एक ग्रुप हो, प्रोजेक्ट का डेमो देना हो, तो कम से कम जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो ढूंढ के जाए, उसको यानी आंसर फाइंड आउट करके जाए। एक बंदे का जवाब कुछ है, दूसरे का जवाब कुछ है, तो फिर टीचर आपको फंसा लेता है, ठीक है। अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि फास्ट में एट लीस्ट एकेडमिक वार्निंग काफ़ी लोगों की आती है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी आती होगी। तो अगर एक स्टूडेंट की वार्निंग आती है, तो वार्निंग आने के क्या रीजंस हो सकते हैं? क्योंकि मे बी आपके कुछ दोस्त ऐसे हों जिनकी वार्निंग आती हो, यू नो बेटर देन मी, कि अब आपका बैच में काफ़ी सेक्शन है मेरे ख्याल में, तो जिनकी वार्निंग आती है वो क्या मिस्टेक करते हैं, और अगर वार्निंग आ जाए तो उसको ओवरकम करने के लिए आपके दोस्तों, क्योंकि आप तो आउटलायर हो, आप तो माशाल्लाह एक्सेप्शनल, आपका वो सारा एकेडमिक रिकॉर्ड है, जिनकी वार्निंग आई आप उनको जानते होंगे पर्सनली, तो उन्होंने क्या चीज़ की कि उनकी वार्निंग ख़त्म हो गई, और अगर ख़त्म नहीं हुई तो वो क्या गलती करते रहे, गलती पर गलती जो कर रहे थे। तो नए स्टूडेंट्स को आप क्या बताएंगे कि भाई वार्निंग से कैसे बचना है, और अनफॉर्चुनेटली अगर आ जाती है तो उसको ओवरकम कैसे किया जाए? इसमें मैंने दोनों केसेस देखे हैं। एक केस ये कि एक बच्चे की वार्निंग आई और वार्निंग के बाद उसने रिकवर किया और फिर वो वापस ट्रैक पे आया, और एक ऐसा केस भी देखा है कि एक वार्निंग आई, फिर दूसरी वार्निंग आई, फिर तीसरी आई, और फिर वो ड्रॉप आउट हो गया, फारिग हो गया।
तो उसमें पहले हम देख लेते हैं कि एक बंदे की अगर वार्निंग पे वार्निंग आ रही है और वो रिकवर क्यों नहीं कर पा रहा। पहली वार्निंग क्यों आ रही है, पहले ये बताएं। पहली वार्निंग आपकी मल्टीपल रीजंस की वजह से आ सकती है। मेरे जो दोस्त रहे हैं उनके ना फैमिली में मसले, कभी कभार किसी का कोई घर पे मसला है, कोई और मसला है, जिसकी वजह से आप पहले सेमेस्टर में स्टेबल भी नहीं हो पाते। आप पहले सेमेस्टर में आते हो, आप कुछ और सोच के आते हो, फास्ट में या किसी भी यूनिवर्सिटी में आते हो तो आपको एक्सपेक्टेशंस पे पूरी नहीं चीज़ उतरती, या कोई मसला आपको लगता है, आप मतलब सेटल इन नहीं हो पाते, आपको कुछ टाइम लगता है सेटल होने में। तो पहले सेमेस्टर में स्टूडेंट अगर चीज़ों को लाइटली भी ले और सेटल होने में भी उसको मसला हो तो चांसेस होते हैं कि वो 2 GPA से नीचे चला जाएगा। तो कॉजेज तो यही है वार्निंग आने के। दूसरा, आपने कांस्टेंट वार्निंग क्यों आ रही है आपकी? अगर आपकी एक वार्निंग आ गई है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि आपने बहुत बिलो एवरेज परफॉर्म किया है। तो इसको जहन में रखते हुए आपके लिए एक अलार्म होना चाहिए कि आप अब जाग जाओ और वापस ट्रैक पे आओ। और अगर आप नहीं आओगे, इसको एक सीरियस चीज़ नहीं कंसिडर करोगे, तो ऑब्वियसली फिर आप लाइटली लोगे उस चीज़ों को दोबारा, और फिर आपकी सेकंड वार्निंग भी आएगी। और वही वाला जैसे केस है कि आपकी हो सकता है थर्ड वार्निंग भी आ जाए। स्टूडेंट्स इवन अपने पेरेंट्स को बताते भी नहीं है, पेरेंट्स को नहीं बताते। और मैंने भी ये केस देखे हैं, वो थर्ड वार्निंग के बाद यूनिवर्सिटी से निकल के भी नहीं बता रहे। उसमें काफी फैक्टर्स ये भी हैं कि क्लासेस आप अटेंड नहीं कर रहे, आप एटीट्यूड आपका ठीक नहीं है। क्योंकि कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं ना फिर। बिल्कुल ऐसे ही। और उसमें अटेंडेंस का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि स्टूडेंट डिबार हो जाते हैं कोर्सेज में से क्योंकि उनकी अटेंडेंस पूरी नहीं है। अब यूनिवर्सिटी ने एक अगर 70-80% का क्राइटेरिया सेट किया हुआ है और आप अब ऑब्वियसली उस पर पूरा नहीं उतरेंगे तो उसका तो कोई हल ही नहीं है। आपको यूनिवर्सिटी ये नहीं कहेगी कि अच्छा आपने क्लासेस नहीं ली, कोई बात नहीं, चलो एग्जाम दे दो। वो आपको एग्जाम नहीं देने देगी, और अगर आप फाइनल एग्जाम नहीं दे सकते तो फिर आपका कोर्स रह जाएगा। तो वो भी रीजन बन जाती है वार्निंग आने के लिए। अटेंडेंस भी आप इसीलिए आप कोशिश करें कि जेन्युइन रीजंस जो है, फैमिली में डेथ हो गई या कोई और इशू हो गया, उसके लिए आप अपनी छुट्टियां रख लें और उसको बहुत एक केयरफुल होकर लेके चलें कि आप ना फजूल वजहों से छुट्टियां ना करें। जाहिर सी बात है, आप 2.5 लाख 2 लाख रुपए पहले सेमेस्टर में दे रहे हैं, उसके बाद 1 लाख 1,80,000 दे रहे हैं, यानी पर कोर्स अगर 3 कैरेट आवर का कोर्स है 30,000 पे कर रहे हैं, और एट द एंड ऑफ डे ये रिजल्ट निकालना है तो फिर वो तो फ्रूटफुल सब चीज़ ना हुई ना, जाया हुआ टाइम भी जाया हुआ, पैसा भी जाया हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप उसी लिहाज से सोचें, अगर हम लोग हर चीज़ में कितना ख्याल करते हैं पैसे लगाते वक्त, खासतौर पे जैसे मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मोस्टली लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हर एक चीज़ में हम लोग हिसाब किताब कर रहे होते हैं कि यार यहाँ 2 रुपए या दो तो नहीं यहाँ पे 200 रुपए गए, यहाँ 1000 रुपए गए। और स्टूडेंट्स के लिए तो खासतौर पे ये होता है, वो ये चीज़ फेस करते हैं कि हमें पॉकेट मनी आती है, हमने फाइनेंशियल चीज़ों को उस तरह मैनेज करना होता है, हॉस्टल वालों ने उस तरह मैनेज करना होता है। तो लेकिन हम ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते, 500 का तो हिसाब रख रहे हैं, यूनिवर्सिटी में यहाँ पे लाखों रुपए दिए हुए हैं कि उसको तो हम चलो उसको तो पैसे पूरे कर लें। उसके अलावा भी खर्चा हो रहा होता है, उसके अलावा और भी ट्रैवलिंग का, यहाँ पे हॉस्टल में जो बच्चे रह रहे हैं वो महीने का 20-30 हज़ार दे रहे हैं, तो उनका सेमेस्टर का 1 लाख 1.5 लाख तो सिर्फ रहने का हो जाता है, और 1.5 लाख आपका ये होगा, तो 3-4 लाख तो आप लगा रहे हो अपनी एजुकेशन के ऊपर सेमेस्टर में। तो लेकिन आप उसको ख्याल नहीं रख रहे, लेकिन आपको उस 500 रुपए का ख्याल है जो आपने अपने दोस्त को उधार दिए हुए हैं, वो आपने लाजमी वापस लेने। हाँ, क्योंकि वो आपकी पॉकेट मनी होती है ना, इसलिए वो पॉकेट मनी जो आपके पास है, जो आपको नजर आ रही है चीज, आप उसका ख्याल कर रहे हो, लेकिन आपका फ्यूचर जो चीज आपके पूरा आपका फ्यूचर जिस पे डिपेंड कर रहा है, आप उस चीज का ख्याल नहीं कर रहे। पेरेंट्स की भी एक होप होती है ना, उनको बड़ी उम्मीद होती है मेरा बच्चा ग्रेजुएट होगा, जॉब लग जाएगी, लेकिन जब ये सिनेरियो वार्निंग वाला आ जाए तो वो भी बेचारे बड़े अपसेट होते हैं, बहुत अपसेट होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं एचओडी ऑफिस की और आगे पीछे। अच्छा, आपने हॉस्टल की बात की, मुझे बताएं कि आप भी हॉस्टल आए हैं और आप जंग के हैं, फैसलाबाद DVN के, मुझे ये बताएं कि अगर जो स्टूडेंट घर में, फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद कैंपस के क्योंकि हम हैं, तो इस्लामाबाद कैंपस कुछ लोग का अपना घर है, ठीक है, वो घर से आते हैं, आप हॉस्टल आए हैं, तो अगर आप घर से आते हैं उनके लिए क्या एक डिफरेंस है, क्या है? क्योंकि ज़ाहिर हॉस्टल वाला बंदा खाना भी बाहर से खाएगा, घर वालों में ये भी आपको पता है इतना भी आपकी सेहत भी ठीक रहती है, नॉर्मली जो चीज़ आपको चाहिए होती मिल जाती है, तो फैमिली में अंदर होता है, आप फैमिली से दूर भी हैं, तो ये जो फैक्टर है ये कितना मैटर करता है? सर मैटर कुछ हद तक करता है, वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आसान होता है, लेकिन जैसे अभी करंटली मैं अपार्टमेंट में रह रहा हूँ या घर का पोर्शन रेंट पे लिया हुआ है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ती हैं, तो वो मैं भी खुद मैनेज कर रहा हूँ। हॉस्टल में ये होता है, खाना आपको मिल जाता है, चीज़ें आपकी मिल रही है, मैनेज हो जाती हैं, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालनी पड़ती, तो फिर आप स्टडीज़ में और दूसरी चीज़ों में टाइम फोकस कर पाते हो। तो जैसे अब आप घर में हो तो आपके लिए सारी चीज़ें हो रही हैं, आपके लिए आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें इतना फ़र्क मेरे ख्याल से नहीं आता, क्योंकि मोस्टली टाइम तो आपका इन चीज़ों पे नहीं लग रहा होता, मैनेज करने पे और चीज़ों को देखने पे। दिन के मुश्किल से 15 मिनट आपके एक मसला आ गया जी, एक चीज़ का, तो आपने वो देखना है, बाकी पूरा दिन आपका वैसे का वैसे ही। अगर आप घर में भी रहते तो उसमें बस आपकी सोच आपको थोड़ी चेंज करनी पड़ती है। ये चीज़ को आप अपने लिए एक हर्डल ना बनाएं कि यार मैं हॉस्टल में हूँ तो मेरे लिए मुश्किल है।
मैं भी एक एग्जांपल हूँ, मेरे साथ इतने ज़्यादा बच्चे हैं जो कि एग्जांपल हैं, जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हॉस्टल में रह के कर रहे हैं। तो हॉस्टल आपके लिए एक ड्रॉबैक नहीं है कि आप सोचो कि यार ये तो मेरे लिए बड़ा मसला हो एडवांटेज जाएगा। भी हॉस्टल का एडवांटेज सिर्फ दो है। एक तो फाइनेंशियल है कि आप चीज़ें मैनेज करना, अपने फाइनेंस मैनेज करना सीख जाते हो। ठीक है। कि हॉस्टल में रह के यार मैंने खर्चा आ रहा है, उसको मैंने कैसे डिवाइड करना है, पूरा महीना गुजारना है तो कैसे गुजारना है, ये आप सीख जाते हो। घर में रह के आप ये नहीं सीखते। और दूसरा एडवांटेज आपका है जो स्टूडेंट्स को लिए अच्छा है, पेरेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, कि आपको इंडिपेंडेंस मिल जाती है। कि अब आपके पूछने वाला कोई नहीं, घर पे होता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कब जाना है। हमारे लिए ये है कि अब हम वो ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन होते हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा आती है, चीजें मैनेज करनी है, खुद आपने देखना है अपना। कुछ लोगों को होम सिकनेस होती है ना, होम सिकनेस का भी एक बड़ा इशू होता हर है। बंदे एक जैसा तो नहीं होता ना। हाँ, तो हर इसका बंदा क्या नहीं। सोल्यूशन है? जो बेचारे लेट्स सपोज आपका हॉस्टल पेशावर कैंपस में भी है, फैसलाबाद में भी है, या कोई लोग कराची में भी पढ़ने इवन चले जाते हैं, ठीक है, अपने घर से बहुत दूर हैं, तो कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं खाना खाकर, वो कहते हैं जी हमें तो फलां जगह खाना ही पसंद नहीं है, तो इस वजह से भी वो कहते हैं हमारी एजुकेशन सफर हो रही है। उसका सर मेरे ख्याल से इतना इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि फॉर एग्जांपल बीमार तो हर कोई होता है, तो वो थोड़ा सा एक पार्ट होता है जो आपने थोड़ा सा बर्दाश्त करना होता है। इवन मैं अपने पहले सेमेस्टर के फाइनल प्रोजेक्ट्स जब ड्यू थे और फाइनल एग्जाम नज़दीक था, तो मुझे बहुत सीरियस सिकनेस भी हो गई थी। मैं बहुत एक हफ्ता बेड रेस्ट पे भी रहा था, उसके बावजूद भी मैंने मैनेज कर लिया। तो वो आप चीज़ें तो आप आहिस्ता आहिस्ता मैनेज कर लेते हो, तो उसको आपको बहुत बड़ा मतलब हर्डल नहीं बनाना, सर पर सवार नहीं करना चाहिए, सर पे सवार नहीं करना, क्योंकि वो चीज़ें तो नॉर्मल है हर बंदे की जिंदगी में। हर अगर आपका एक मसला है ना, आपको लग रहा है कि मैं हॉस्टल वाला हूँ यार मेरे बड़े मसले हैं, कोई और बंदा होगा जो घर में रह रहा होगा, उसके अलग मसले होंगे। सही है। हर बंदे की जिंदगी में एक अलग ही जिंदगी है, आप चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस हैं, अपने अपने चैलेंज हैं, अपने अपने मसले हैं, तो हर किसी ने वो देखने ही देखने। लास्ट क्वेश्चन कि कहते हैं जी टॉपर्स की कोई सोशल लाइफ नहीं होती, कोई सोसाइटीज वो ज्वाइन नहीं करता, ठीक है, ये नॉर्मली जनरल ट्रेंड है कि जी वो बिल्कुल खुश्क से लोग होते हैं, ड्राई से होते हैं, ठीक है। तो आप सर आप भी टॉपर हैं, आपके कुछ दो टॉपर्स होंगे, गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, बाकी भी कुछ लोग ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, क्योंकि आप तो माशाल्लाह कंप्यूटिंग में पूरे टॉपर है ना, किसी भी कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट इवन इंजीनियरिंग को मैनेजमेंट को मिलाएं तो आपका जीपीए सबसे ज़्यादा है। तो क्या फील करते हैं बाकी टॉपर्स को देख के कि वाकई सोशल लाइफ कोई नहीं है? लोग कहते हैं जी पता नहीं ये कैसी मखलूक होती है, तो उसके बारे में बताएं। मेरा और आपका इंटरेक्शन हो गया जी, आपने मेरी पर्सनालिटी जज कर ली है। यस श्योर। जो देख रहा है वो भी थोड़ा बहुत जज कर लेगा। सोशल लाइफ मेरी इधर है, तो मतलब मैं कहूँगा कि मैं कंप्लीटली इंट्रोवर्ट नहीं हूँ। मेरी सोशल लाइफ रही है शुरू से, और मैं घर में इवन झगड़े होते थे मेरे कभी कभार वालिदैन के साथ, जो होने नहीं चाहिए, लेकिन हो जाते थे। मेरे वालिदैन कहते थे इतना ना घुमा फिरा करो, घर में भी बैठा करो। सही है। मैं कहता नहीं, ये जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी सोशल लाइफ। मैं उन्हें समझा रहा होता था, और वो मुझे ऑब्वियसली वो पेरेंट्स है, वो उनका अलग कंसर्न होता है, तो वो भी मुझे बता रहे होते थे नहीं इतना नहीं, आप जरा काबू में भी रखा करो इन चीजों को। तो मेरी हमेशा से सोशल लाइफ रही है, और फ्रेंड्स भी आपके हैं, फ्रेंड्स भी मेरे हैं, काफी ज्यादा हैं, जानने वाले भी हैं, अच्छे दोस्त भी हैं पुराने। मैं इस्लामाबाद में लेवल्स भी मैंने इस्लामाबाद में किया था, तो मैं घर बहुत पहले छोड़ दिया था मैंने। मैं 10th के बाद से घर में नहीं रहा, तब भी मैं हॉस्टल में था, तो तब भी मेरे दोस्त बने थे काफ़ी, तो वो भी हैं। और सोशल लाइफ भी बंदे को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कंसिडर करना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं होती। सही है। तो आपको वो चीज़ें साथ साथ लेके चलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे आपकी ग्रूमिंग भी होती है, आप बहुत सी चीज़ें और भी सीखते हो, समझते हो। तो सोसाइटीज़ वगैरह के बताएं ना, आपने कौन सोसाइटीज़ ज्वाइन की हुई हैं, क्या रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को? सोसाइटीज़ में सर मैं हर यूनिवर्सिटी की अपनी होंगी सोसाइटीज़, और वो आपको उसी टाइम रियलाइज़ होगा कि यार कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन सी ज़्यादा एक्टिव, जो आपको लग रही होगी सोसाइटी, आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे। मेरे लिए करंटली चीज़ों को देखा जाए तो मैं इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में वापस इनकॉर्पोरेट करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले मैं प्रॉपरली नमाज़ें भी नहीं पढ़ रहा था, तो मैंने नमाज़ें भी पूरी प्रॉपर पढ़ना स्टार्ट की हैं, और मैं अब उसके रिलेटेड सेशंस भी बहुत अटेंड करता हूँ। हमारी मैं FQSS सोसाइटी जो है, फास्ट कुरान एंड सुन्नत सोसाइटी, उसका डायरेक्ट मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं इधर उधर सेशंस होते रहते हैं, उनमें बहुत पार्टेक कर रहा होता हूँ। और उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना जहाँ दुनिया है वहाँ दीन भी उतना इंपॉर्टेंट है। और मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा मशवरा है जो कि सुन रहे हैं पॉडकास्ट, कि आप अपनी दीन को ना भुलाओ, अल्लाह को याद रखो हर वक्त, और उससे एक सुकून मिलता है, उससे बंदे को सुकून भी मिलता है, चीज़ें रिलैक्स भी रहती हैं, और बंदा एक बोझ नहीं सर पे सवार कर लेता कि यार फास्ट झगड़ा, GPA, ये मसला, वो अपनी दुनिया तो आपकी एक है, टाइम तक है, उसके बाद आप गुजर जाओगे। उसके बाद आपने आखिरत का भी जो तैयारी करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अभी आपको एक यूनिवर्सिटीज़ में इन्वायरमेंट मिलता है, लोग बड़े जगह जगह के मिलते हैं जिनके साथ आप बात कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, तो वो आपको चीज़ें सिखा देते हैं। तो वो आपको ओपन होना चाहिए लर्निंग के लिए। और जहाँ तक दूसरी सोसाइटीज़ की बात है,
उसमें जैसे फास्ट की कंप्यूटिंग सोसाइटी है, गूगल डेवलपर्स क्लब है, और इस तरह की और भी सोसाइटीज़ हैं जिनका पार्ट बन सकते हो, जो कि एक्टिव रहती हैं, सेशंस हैं उनके, इवेंट्स होते रहते हैं। नेस्कॉन में भी बहुत पार्टिसिपेट होता है, नेस्कॉन फास्ट का जो प्राइम इवेंट है, सही है। तो उनमें आप पार्टिसिपेट करते रहें। मैं इवन सोसाइटी के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता हूँ, नेस्कॉन के अंदर, जॉब फेयर के अंदर अशर्स के तौर पे मैंने पार्टेक किया था। तो इस तरह के जो भी मुझे स्पीड प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स में मैं जाता रहता हूँ। तो जो आपको आपकी इर्द गिर्द अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, आपको चाहिए आप उन्हें एक्सप्लोर करो, और हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए अलग माहौल होगा, अलग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो जो आपको नज़र आ रही हैं, आपको एटलीस्ट चाहिए कि आप उनमें जितना पार्टिसिपेट कर सकते हो आप करो। ठीक हो गया। एट द एंड फिर आपको उन्हीं का फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच अली भाई, काफ़ी लंबा सेशन हो गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सामीन हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ये सिलसिला मैंने शुरू किया है तो इसको कंटिन्यू भी करूँगा। इंशाल्लाह आपके साथ आगे भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, स्पेशली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जब वो एक डिग्री करते हैं तो उनको क्या चैलेंजेस आते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द जॉब, और क्या स्किल होनी चाहिए जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। तो उस पर भी इंशाल्लाह पॉडकास्ट आएंगे। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है, आप फील करते हैं कि ये सर्टन क्वेश्चन एड्रेस नहीं हुआ, तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अली भाई की ये भी फेवर है कि इनके जो नोट्स हैं, क्योंकि 4 सेमेस्टर गुजार चुके हैं, 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो इनके नोट्स बहुत यूज़फुल हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और पिन कमेंट के अंदर भी डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अली भाई को भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा गाइड किया माशाल्लाह। जो न्यू बैच है उसको भी, और इवन जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी 1st, 2nd, 3rd या जिस सेमेस्टर के अंदर भी वो हैं, तो इस वजह से आपने अपना कीमती टाइम निकाला। क्योंकि मैं ही फील कर रहा था कि जो टॉपर स्टूडेंट होता है उसका टाइम निकालना भी एक चैलेंज है, लेकिन ये भी एक आपका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अल्लाह आपके इस काम को सदका जारिया बनाए। ठीक है जी, विश यू गुड लक टू ऑल स्टूडेंट्स। कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।